ऐसे ही करना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं एकदम ठीक हूं। वेदांश, मुकेश, पायल, खुशबू, वरुण, शुभम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नितेश, प्रियांशु, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। स्पर्श, गुड इवनिंग। वॉरियर, गुड इवनिंग। सुजल, रोहन, अंशिका, स्मित, पता नहीं मैं नाम सही से पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। प्रिंसी, गुड इवनिंग। हिमांशु, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। लकी, आई डोंट नो। राकेश, कार्तिकेय, प्रसून, बारक ओबामा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साहिल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गति, गति गति बहुत तेज हो गई है। खुशी, गुड इवनिंग। उत्कर्ष, शोएब, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये इधर साइड वाली वो हटा दो ना पिक्चर, ये। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक आदमी कह रहा है गुड नाइट, बट लल्लू तुम्हारी केमिस्ट्री के साथ साथ अंग्रेजी भी खराब है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, क्या हाल है सब लोग के? आप गुड इवनिंग। वॉइस क्रैक कर रही है, हो सकता है। और बताओ। गुड इवनिंग। हाँ, आप तो मेरे ख्याल से सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट काफी हद तक सारी चीजें कवर कर ली हैं। मैंने वैसे तुम लोगों को बोल रखा है कि एक बार जो डिफेक्ट्स वाला पोर्शन है, हालांकि बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है ना, बहुत बेसिक पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी से आप वो कर सकते हैं। मैं खुद भी अपनी तरफ से कुछ 4-5 पेजेस पीडीएफ तुम्हें दे दूंगा, अगली क्लास में वो पीडीएफ तुम्हें दे दूंगा, एक बार उससे स्टडी कर लेना। हालांकि एनसीईआरटी लेवल पर एक बार उसकी तैयारी कर ली जाए, आपको देखने को यह मिलेगा कि मेंस लेवल पर या एडवांस लेवल पर एक भी ऐसा सवाल सॉलिड स्टेट का नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो, है ना। हाँ, तो डिफेक्ट्स के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कर लो तो बेहतर है, क्योंकि हम फिर किसी और चीज में थोड़ा सा और टाइम लगा देंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको खुद से भी किया जा सकता है। तो एक बार एनसीईआरटी से, मेरा सजेशन है, एक बार एनसीईआरटी से और उसको रिवाइज कर लिया जाए, एक बार उसको पढ़ लिया जाए, तो तसल्ली से, मतलब उसकी कोई जल्दबाजी नहीं है कि आज ही खत्म करना है। आप तसल्ली से, उसमें 2-3 पेजेस दे रखे हैं, आप आराम से उसको कर सकते हैं। मैं भी अपनी तरफ से नेक्स्ट क्लास में कुछ 4-5 पेजेस पीडीएफ के दे दूंगा, आप उससे भी कर सकते हैं। वॉइस क्रैक कर रही है भाई, वॉइस क्रैक कर रही है। अब वॉइस क्रैक तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, हाँ, मतलब एक वॉइस का इशू है। 1 मिनट रुको, जरा चेक कर लेते हैं। वो वॉइस क्रैक के लिए बोल रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, वॉइस को एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ हो सकता है हमारे अंदर से ही कुछ, और आवाज फटी फटी निकल रही हो, ये भी पॉसिबल है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि एक बार, हालांकि ये कोई कंपल्शन नहीं है, मतलब समझ रहे हो, मैं सिर्फ तुमको ये सलाह दे रहा हूं कि ये एक ऐसी चीज है जिसको एनसीईआरटी से एक बार रीड किया जा सकता है। और आप अगर उसको रीड करने के बाद जो है, अब आप कहीं से भी सवाल लगाते हैं, आप पता नहीं अब तुम लोगों से इतनी ज्यादा बातचीत ये हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन एक चीज जानना चाह रहा हूं कि वॉइस, हाँ, बहुत तेज है। अब एक बार जल्दी से चेक करके बताओ, आप कैसी है आवाज, चेक करो भाई। अब आवाज कैसी आ रही है? अब देखो, किसी को तो गड़बड़ लगेगी यार, ये क्या बात होती है, जिसको पढ़ना नहीं उसको सब गड़बड़ लगेगा। अब ठीक है, हाँ, अब ठीक है, तो ठीक है।
तो मैं ये कह रहा था कि ये कोई कंपल्शन नहीं है, बट ये कि तुम अपनी तरफ से एक बार एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग लगाओ, है ना। और बहुत बेसिक सा है, बहुत सिंपल है। आप फ्रैंकल डिफेक्ट, और अगर तुम कहोगे तो मैं भी करा दूंगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें कि वो कराया नहीं जा सकता, बहुत ही सिंपल है। बस यही लगता है कि यार किस लेवल पर डिस्कशन करने के बाद अब क्या थ्योरेटिकल चीजें हल्की हल्की सी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप अपने आप रीडिंग लगा ले। मैं भी तुम्हें पीडीएफ दूंगा, तुम उससे भी पढ़ सकते हो, सवाल उससे भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक सवाल, सीधे सीधे सवाल होते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि क्या ये किसी के साथ, तुम लोगों के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं 1 मिनट के लिए कि जितना हम लोगों ने कर लिया, हालांकि अभी मैं और भी जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया उसको कवर कर लेता हूं। कुछ लोगों ने क्या सवाल लगाने की कोशिश की है, चैट में पूरा ये सेंटेंस लिख के बताना कि सर हमने कुछ कुछ प्रीवियस ईयर लगाने की कोशिश की है, या किताबों से सवाल लगाने की कोशिश की है। क्या सवाल समझ पा रहे हो, क्या सवाल निकल पा रहे हैं। देखो, ऐसा कुछ लैटिस ऐसे हैं जो अभी हमें पढ़ने बाकी, जैसे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर हो गया, सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर हो गया, फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो गया, ये अभी मैं कर लेता हूं। लेकिन क्या तुम्हें एक फील आ रही है कि भाई ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर का कोई भी सवाल लिया जाए, या ज्यादातर सवाल जो है वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब एक एक सेंटेंस में क्या तुम लोग ये चैट में लिख सकते हो, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। एक सेंटेंस में ऐसा कुछ लिख सकते हो। किए हैं। एक सेंटेंस में मुझे कोई बताने की कोशिश करे। टाइम नहीं मिला, एक कह रहा है टाइम ही नहीं मिला। सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये कोई सब्जेक्ट की बातें हैं, ये कोई सिलेबस की बात कर रहे हैं आप ना। हम कुछ और काम करते हैं सर, सुबह उठते हैं, काम धंधे पे जाते हैं, मजदूरी करनी है, रात भर ड्यूटी बजाते हैं सर, आप समझिए, आप चौकीदार हैं, हमें पढ़ाई लिखाई का कहां टाइम मिल पाता है। बस और किस चीज का टाइम है तुम्हारे पास, पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई के अलावा और कुछ भी काम अगर कर रहे हैं तो सब बेकार है, कुछ नहीं मिलने वाला है, समझिए बात को। कुछ लोग कह रहे हैं हमने किया है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी नहीं किया है सर, बहुत बढ़िया। अब इंतजार करो और अब कर लेना अगले 2-3 साल, अभी बहुत पड़ा है टाइम, कभी भी कर लेना सर। प्लीज ट्राई नहीं किए हैं, अभी नहीं किए हैं, अभी शुरू किए हैं, ट्राई नहीं किए। 9 घंटे के लेक्चर्स हो रहे हैं। अच्छा, अब जो भी है एडवांस का मैक्सिमम हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नरेंद्र अवस्थी निकल गए, ये कोई पागल आ गया। शुभांकर पॉल जो है पगला गए, इनको बोरे में लो और इनको निकाल लो, ठीक। बहुत बढ़िया शुभांकर पॉल, मान जाओ बे, संडे को देखेंगे, बहुत बढ़िया। डीपीपी किए हैं, 80% हो गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है वो कुछ इस टॉपिक के ऊपर भी बेस्ड होंगे जो अभी हम करना बाकी रह गया है, तो इसको भी फटाफट निपटाया जा सकता है। किया था, मोस्टली बन भी गए हैं, लैटिस के नहीं हुए। अच्छा ठीक है, तो इसको करते हैं, अभी बस लैटिस वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की बात की थी, तो एक रफ आइडिया लग गया था रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था, एक बार जरा बहुत फटी हुई आवाज आ रही है। अच्छा भैया असद भाई, आप देखो फुसफुस, एक आदमी फुसफुस है, फुसफुस नहीं कैसे। यस सर, बहुत ज्यादा तो ट्राई नहीं किया है, लेकिन अभी तक किए, क्वेश्चंस बन रहा है, बहुत बढ़िया। 7, 8, 10 में से पीवाईक्यूज बन रहा है, बहुत बढ़िया। पीसी में सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, बहुत फिजिकल खत्म होने के बाद ही इसी टाइम पर इनऑर्गेनिक होगा। यार ये सब हमसे मत पूछा करो सर, जितना आपने पीडीएफ और मॉड्यूल दिया है बस उतना ही ट्राई करेंगे। पीडीएफ मॉड्यूल के लिए अगर कर लेते हैं तो सफिशिएंट है बेटा। गुड इवनिंग सर, वॉइस स्टिल क्रैकिंग, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश करते हैं, है ना, कोशिश करते हैं और ये हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो यार, ये हो जाएगा। एक अच्छा चैप्टर है, एक अच्छा समझ का चैप्टर है, एक अच्छा सोच वाला चैप्टर है। आप चाहते तो इसको गोल मोल कर सकते थे, मतलब मेरा पर्सनल मानना यह है, पता नहीं तुम इस बात को एग्री करते हो कि नहीं। या जिन बच्चों ने पहले कभी पढ़ा होगा तो शायद उनके साथ ऐसा कभी हुआ होगा, कभी स्कूल में करा होगा या कहीं पर भी, तो एक गोल मोल भी किया जा सकता है। आपको आइडिया होगा, इस चैप्टर को गोल मोल किया जा सकता है, मतलब आपको इस चैप्टर के चारों तरफ से घुमा के ले आया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप सीख भी गए और आपको इस बात की खुशी भी होगी कि वाह क्या आसान सा चैप्टर है, सिर्फ डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, A1 + A2 किया, R/2 किया, A/3 किया, मस्त हो गया आंसर। लेकिन अगर आप इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा यार इसमें तकलीफ है, इसमें दर्द है, इसमें माथा फोड़ना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये चीज कराने की कोशिश की थी, है ना।
ये चीज कराने की कोशिश की थी। तुम में से बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है और बहुत सारे लोग कोशिश में शामिल भी थे और बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में आ भी गई होंगी। तो आज हम फटाफट जरा एक दो चीजें जो हमारी डिस्कस करनी रह गई हैं उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वॉइस क्रैक हो रहा है। अरे भाई तुम लोग बहुत परेशान कर रहे हो, रुको एक मिनट। भाई आवाज को देखो यार, यहीं बैठो अभी एक मिनट। वॉइस क्रैक कर रहा है। अच्छा अच्छा, अभी 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 इसको आप सही करने की कोशिश करते हैं। तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अब रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के बारे में जो नतीजा निकल के आया था वो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए थे और उन सारे फैक्ट्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थे। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर पर मैंने देखा है कि जेई के मेंस और एडवांस लेवल पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। चुभ रही है, वॉइस परफेक्ट है सर जी, एक कह रहा है चुभ रही है। नाउ ओके 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 ओके, अब ओके हो गया, अब कोई बात नहीं करनी है। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के बारे में कल डिस्कशन हुआ था और जो हमें याद आ रहा है वो यही है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है। इस रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जैसे NaCl टाइप का लैटिस हो गया या KCl टाइप का लैटिस हो गया या LiCl टाइप का लैटिस हो गया, ये जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है। और इसमें जो बोला गया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो मैं फटाफट एक बार रिवीजन कर लूं। मेरा जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आया था कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो जनरली बात करें, एनायंस की बात करें तो एनायंस तो लैटिस फॉर्म करते हैं, यानी एनायंस ने तो लैटिस बना लिया, और जो कैटायंस होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चले जाते हैं। यानी अगर मैं एक जनरल डिस्कशन करूं तो एनायन जो होगा, मान लीजिए मेरा Cl माइनस है और कैटायन को मान लीजिए मैंने Na प्लस है, तो Na प्लस तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाएगा। Na प्लस का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो हालांकि एफसीसी लैटिस के अंदर टीवी भी होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड भी होते हैं, लेकिन उनका साइज छोटा होता है। तो Na प्लस को जो जगह सही लगती है वो जगह होती है उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो Na प्लस अपने साइज के अकॉर्डिंगली ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। Cl माइनस एक अच्छा खासा एफसीसी लैटिस फॉर्म करता है और उसके अंदर Na प्लस जाके सेट हो जाते हैं। बढ़िया आपकी यूनिट तैयार हो जाती है, बढ़िया आपका क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाता है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके तुमने 5 बातें निकाली थी, अगर मुझे याद आ रहा है तो हम लोगों ने इससे रिलेटेड 5 बातें कैलकुलेट की थी, क्योंकि आगे भी हमें बाकी के लैटिसेस के लिए भी ये काम करके जल्दी जल्दी देखना है। उसमें सबसे पहली बात निकल के आई थी इफेक्टिव एटम्स, यानी इफेक्टिव आयंस कैटायंस के कितने होंगे वो तुमने निकाला था, कैटायंस कितने होंगे ये पता चला था, एनायंस कितने होंगे ये भी पता चला था, और वो हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद आपने कोऑर्डिनेशन नंबर्स निकाले थे कैटायंस एनायंस के। उसके बाद आपने रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन याद किया था, एज लेंथ का रिलेशन निकाला था। बिल्कुल सही है। जो चौथी बात थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो जेई में सबसे ज्यादा पूछी गई है, एंड दैट इज डेंसिटी। और मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती कि जेई को ये टॉपिक इतना ज्यादा पसंद क्यों है, जबकि इससे बेहतर टॉपिक जो है वो मैं अब लिखने जा रहा हूं, जिसको पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता था। इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कल की थी। और अगर तुम्हें याद होगा तो पैकिंग फ्रैक्शन के भी हमने 2 केसेस बनाए थे। एक केस में एनायन एनायन कांटेक्ट को लिया गया था, अभी हम फिर ये वाले केसेस करने वाले हैं। एक केस में एनायन एनायन कांटेक्ट को कंसीडर किया गया था और एक केस में नो कांटेक्ट को कंसीडर किया गया था। अगर एनायन एनायन कांटेक्ट को कंसीडर किया जाएगा तो उस केस में हाँ, एक आदमी क्वेश्चन मार्क लगा के, बहुत लंबा सा क्वेश्चन मार्क लगा के जानना चाह रहा है कि क्या ये थर्मोडायनेमिक्स है। ये बेटा थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, ये उस आयनिक लैटिस का कुछ पोर्शन रह गया है वो कवर कर रहे हैं। आज तुम मेरी क्लास में अगर रुके रहे तो ये तुम तय मानो कि कम से कम थर्मोडायनेमिक्स की हेडिंग तो डलेगी डलेगी, चाहे आज कुछ हो जाए। समझो बात को, ठीक है। तो बहरहाल तो हम ये करना जा रहे हैं कि ये 5 बातें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, हमने रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के लिए की। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात कल जाते जाते की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं उस सवाल को एक बार दोबारा लिखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट हर साल इस बात की उम्मीद रहती है कि जेई के एडवांस लेवल पर आपको यह सवाल जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस बार यह सवाल मेरे सामने आ जाए जेई के एडवांस लेवल पर। और वो छोटा सा सवाल लिखा गया था जो कल तुमने पढ़ा था, वो ये था
कि इन a unit cell of NaCl we have पहला पार्ट 14Na प्लस 13Cl माइनस, दूसरा पार्ट 13Na प्लस 14Cl माइनस, तीसरा पार्ट 13Na प्लस 13Cl माइनस, और चौथा पार्ट 14Na प्लस और 14Cl माइनस। ये चार सवाल, चार ऑप्शन। क्लियर? ये वो सवाल। अब ऐसे में अगर बात की जाए तो बड़ा ही आसान सी बात ये निकल के आई थी। इसमें कल कुछ बच्चों के डाउट्स मैंने देखे, तो उसमें डाउट्स में ये भी था कि सर पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन अगर सही है तो फिर ये लैटिस न्यूट्रल कैसे है? अरे भाई समझो, ये तो सिर्फ एटम्स दिख रहे हैं। न्यूट्रलिटी तो आपको इफेक्टिव चार्ज से निकालनी पड़ेगी। आपको पता है कि 14 Na प्लस नहीं होते हैं, इफेक्टिवली तो 4 ही Na प्लस होते हैं, 13 Cl माइनस नहीं होते हैं, इफेक्टिवली तो 4 ही Cl माइनस होते हैं। यानी इफेक्टिवली तो वो सिस्टम न्यूट्रल है। अगर आप बिना कंट्रीब्यूशन के चेक करना चाहते हैं तो अलग बात है, बट अगर आप कंट्रीब्यूशन लेके देखते हैं तो इफेक्टिवली तो वो सिस्टम न्यूट्रल ही निकल के आता है। ठीक है, तो अगर इनमें से अगर आप ऑप्शन चेक करें तो कल हमारी बात निकल के आई थी, इनमें से पहला ऑप्शन भी ठीक था और दूसरा ऑप्शन भी ठीक था। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये दो ऑप्शन सही लगते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रलिटी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को तो कभी सही मानते ही नहीं, जबकि वो बहुत बड़े लल्लू होते हैं। न्यूट्रलिटी पॉइंट जो होगा वो इफेक्टिवली कैलकुलेट किया जाएगा। आपने चेक किया था कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर 4 इफेक्टिव Na प्लस होते हैं और 4 ही इफेक्टिव Cl माइनस होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। एटम्स कितने हैं, कहां कहां आयंस दिख रहे हैं, वो अलग बात है, बट इफेक्टिवली यू हैव 4 Na प्लस एंड 4 Cl माइनस। दैट इज व्हाई NaCl यूनिट सेल और लैटिस इज न्यूट्रल। बात समझ रहे हो मेरी बात को? यानी अब अगर अब देखा जाए तो इस केस में अगर बहुत ध्यान से देखें तो 14 Na प्लस और 13 Cl माइनस को अगर गौर से देखा जाए तो यहां से साफ दिखाई देता है कि कल जो हम लोगों ने बात की थी वो ये थी कि अगर आपके पास एक यूनिट हो और उस एक यूनिट में Na प्लस और Cl माइनस की लोकेशंस को देखा जाए तो आप समझ लेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल लगता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये अगर मैं मान लूं कि ये मेरे Cl माइनस आयंस हैं, जैसे मैं पहले बनाता था, लैटिस Cl माइनस ने बना दिया, जो हम समझ भी रहे थे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने Cl माइनस होंगे और कितने Na प्लस होंगे, ये बहुत क्लियर है। एक यूनिट सेल के अंदर कितने Cl माइनस और कितने Na प्लस होंगे, ये बहुत आसानी से चेक किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे Cl माइनस होंगे वो एक्चुअली कहां पाए जाएंगे? जो हमारे Cl माइनस होंगे वो हमारे कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर पाए जाएंगे। चलिए ठीक है, ये तो Cl माइनस हो गए। अब ये बताइए कि Na प्लस कहां होंगे? तो कल हमारी बात हुई थी Na प्लस जो है वो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होंगे। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये आपके सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे जो एजिस के सेंटर पर होंगे और साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पर होंगे। अब देखो, इसको अपने हिसाब से बना रहे हैं, हालांकि डायग्राम मुझे बनाना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ये बात बोल रहा हूं। ये आपका Na प्लस है जो एज के सेंटर और बॉडी के सेंटर पर पाया जा रहा है। अब आपका बचा बॉडी का सेंटर, तो आपने बॉडी के सेंटर पर भी Na प्लस को बना दिया। एक Na प्लस ये हो गया और एक Na प्लस ये हो गया। अब आपसे ये कहा जा रहा भाई ये बताइए कि अब ये जो आपका लैटिस है इसमें कितने Na प्लस और कितने Cl माइनस होंगे। तो कल वाले लोग जो मेरी क्लास अटेंड कर रहे थे उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर आप इस यूनिट को, सिर्फ एक यूनिट को कंसिडर करते हैं तो आपको कॉर्नर पर Cl माइनस दिखाई देगा। ये जो कॉर्नर है दिस इज Cl माइनस, ये हमारा Cl माइनस है, और ये जो हमारा बीच वाला आदमी है ये हमारा Na प्लस, दिस इज Na प्लस। तो अब आप समझ लीजिए कॉर्नर कितने होते हैं? 8, और फेस के सेंटर कितने होते हैं? 6। तो 8 और 6 14। इसका मतलब ये हुआ सर 14 तो Cl माइनस होंगे और 13 Na प्लस होंगे। आप देख लीजिए सर, सेकंड ऑप्शन एकदम सही है, 13 Na प्लस होंगे, क्योंकि एजिस के सेंटर पर Na प्लस है और बॉडी के सेंटर पर Na प्लस है, तो कुल मिला के 13 Na प्लस होगा। ठीक, लेकिन इसी को उल्टा भी देख सकते थे भाई, ये तो बहुत सारे यूनिट्स हैं। अगर कोई आदमी देखे अरे यूनिट तो ये है, अगर वो यूनिट बदल दे मतलब अगर वो यूनिट को किसी और तरह से कंसीडर करने की कोशिश करे, अगर मान लीजिए वो इसको यूनिट ले ले। अब देखो डायग्राम वायग्राम हम नहीं बना पाएंगे, तुम समझो ये अजीब सा डायग्राम बनेगा। तो ये जो यूनिट है, अगर यूनिट को बदल दिया जाए तो ये यूनिट जो बनेगी हमारी, मान लीजिए ऐसे कुछ यूनिट ले लेते हैं, तो अगर इस तरह की यूनिट को कंसीडर किया जाए, अब मेरे ख्याल से तुम लोग समझ रहे होगे, अगर इस तरह की यूनिट को कंसीडर किया जाए जिसमें
अब ये बीच में आ जाए, मतलब थोड़ा सा समझना बात को, ये बीच वाला यूनिट ले लिया जाए, यानी आधा हिस्सा इसका और आधा इसका हिस्सा। तो तुम देखो अब कॉर्नर पर कौन आ रहा है, तुम ऐसे रफली देखा, अब कॉर्नर पर ये लाल बॉल आ रही है, ये देखिए कॉर्नर पे लाल बॉल आ रही है, ये देखिए कॉर्नर पे लाल बॉल आ रही है। अगर कॉर्नर पर लाल बॉल आ रही है और फेस के सेंटर पर भी लाल बॉल आ रही है, आप देखिए फेस के सेंटर पर भी लाल बॉल आएगी, अगर फेस का सेंटर देखा जाए तो फेस के सेंटर पर भी आपको रेड बॉल दिखाई देगी। ये देखिए कोई भी, ये देखिए एक फेस सेंटर, फेस के सेंटर पर भी आपको रेड बॉल दिखाई देगी, ये देखिए रेड बॉल, ये आपका अब ये क्यूब बन रहा है, समझ लो बात को, ये अब हमारा क्यूब तैयार हो रहा है और इस क्यूब के फेस के सेंटर पर अब मुझे रेड बॉल दिखाई दे रही, ये हमारी रेड बॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट उल्टा हो रहा है, यानी कॉर्नर पर अब Na+ आ गया और एजेस के सेंटर पर Cl आ गया। ये देखिए किसी भी एक एज को समझ सकते हैं, बस हम एक समझ लेते हैं। ये देखिए ये एज के सेंटर पर Cl आ गया, यानी अब ये उल्टा हो गया, कॉर्नर है Na+ का और एज के सेंटर पर Cl-, जो जस्ट रिवर्स हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब बिल्कुल उल्टा कहानी चल रही है। सर ये पहला ऑप्शन भी सही लगता है, ये दूसरा ऑप्शन भी सही लगता है, और ये दोनों तो कहीं से भी सही नहीं हो सकते। और ये एक अच्छा सवाल बनेगा क्योंकि यूनिट तुमने अपने हिसाब से कंसीडर की है, बहुत बड़ा लैटिस है, यूनिट वो होगा जो लगातार रिपीट कर रहा है। तो कोई आदमी इसको यूनिट ना समझ के बगल वाली को अगर यूनिट समझता है तो वो क्या बोलेगा, Na+ कॉर्नर पर है और एज के सेंटर पर Cl- है, यानी लैटिस इज फॉर्म्ड बाय Na+ एंड ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड यू हैव Cl-। बात समझो, वो यूनिट को अगर किसी और तरह से देखता है तो उसको जस्ट रिवर्स दिखाई देगा। कल की ये वाली बात क्या सबको समझ में आ गई थी? एक छोटा सा पोल डाल रहा हूं, जल्दी से मुझे बता दो कि क्या ये सब लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई है या नहीं, जल्दी से बता दो, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है और ये तो तुम मान के चलो ये तुम्हारे एग्जाम में बिल्कुल किसी ना किसी फॉर्म में इस पर सवाल देखने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। एक बड़ा ही अच्छा सवाल बनेगा जो हमसे पूछा जा सकता। हां लोकेश, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, आप बिल्कुल मान सकते हैं ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हो सकता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है। शाबाश, बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई। नाइन्टी 96.4% बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया है। तो इसको हटा देते हैं, अब आगे बात करते हैं। तो चलिए ठीक है, अब दूसरे लैटिस की बात करते हैं। नेक्स्ट जो लैटिस हमें करना है, नेक्स्ट जो लैटिस, ये सवाल एक सिंपल सा सवाल है जिसको होमवर्क के लिए मैं तुम्हें दे दूंगा, आप इसको होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का सवाल। ये देखिए जो नेक्स्ट लैटिस है हमारा वो सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर। यार इसको थोड़ा छोटा करो भाई, चैट को मैं तो देख ही नहीं रहा, पतला करो थोड़ा, और खींचो और इधर ले जाओ। अच्छा अब ये आ जाएगा, अजीब ड्रामा है, तुम लोग पता करो कहीं से यार। हाँ ये देखो सही है। हाँ तो अब सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब देखो सीजियम हैलाइड के स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ तुम्हें इतना बता दिया जाए कि कौन कहां है तो आप अपने आप सारे आंसर निकाल सकते हैं। वही 5 सवाल, ठीक। सबसे पहला सवाल की बात करते हैं, सबसे पहली इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। जनरली क्या होता है, सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर इज सपोज CHCl ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, CHCl स्ट्रक्चर। अब अगर ये CHCl स्ट्रक्चर है तो ऐसी एग्जांपल के तौर पर सीजियम हैलाइड CHBr या CHCl, तो क्या बोलेंगे कि जो हमारा क्लोराइड है ये बनाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट। ये हमें सब ध्यान रखना पड़ेगा, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। और जो हमारा CS+ है वो बॉडी सेंटर वॉइड पे चला जाता है, बॉडी सेंटर वॉइड पर चला जाता है। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए सीजियम हैलाइड के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद आपको जो करना है, जो आपने वो 5 पॉइंट बताए थे, वो पांचों पॉइंट मैं यहां पर निकाल के दे दूंगा, लेकिन ये मुझे याद करके जाना है। जिस तरह से रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को मैंने याद किया है कि एनायंस FCC बनाते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैटायन चला जाता है, उसी तरह से मुझे सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर के बारे में भी याद करना है कि एनायंस सिंपल क्यूबिक बनाते हैं और बॉडी के सेंटर पर सीजियम चला जाता है। याद है सिंपल क्यूबिक यूनिट के अंदर 2 तरह के वॉइड स्पेसेस होते थे, एक फेस के सेंटर पर, एक बॉडी के सेंटर पर। बॉडी का सेंटर बड़ा गड्ढा होता था और सीजियम का साइज भी बड़ा होता है, यानी जब कैटायन का साइज बड़ा हो तो ऐसे में सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर के बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा गड्ढा तो किसी भी लैटिस के अंदर बॉडी सेंटर वॉइड ही होता है, क्योंकि उसका साइज 0.732 से लेकर 1 तक हो सकता है।
याद है वाली बात? इसका मतलब ये हुआ सर अगर मुझे इतना समझ में आ जाए तो अब मैं इसके बारे में पांचों पॉइंट्स लिख सकता हूं। आप पहला पॉइंट मुझसे डिस्कस करिए। सबसे पहले आप मुझसे ये जरूर जानना चाहते होंगे कि इफेक्टिव आयंस कितने हैं। तो ये तो हम बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, क्योंकि इफेक्टिव आयंस का जहां तक सवाल है, Cl माइनस ने सिंपल क्यूबिक यूनिट बनाई। सिंपल क्यूबिक का मतलब सर ये देख लीजिए कॉर्नर पर Cl होगा, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। अब ये सब बातें तो बहुत आसान है। 1/8 1/8 1/8 8 का 1/8, इसका मतलब Cl कितने होंगे? Cl होंगे 1। बिल्कुल सही है। और सीजियम प्लस कितने होंगे? अरे सर जो बॉडी के अंदर है वो तो आपका ही है, इसमें क्या सोचना, सीजियम 1 होगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? CS1 Cl1 दैट इज CsCl। और इफेक्टिव नंबर्स को देखकर भी एक चीज प्रिडिक्ट की जा सकती है। क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है? देयर एग्जिस्ट वन फॉर्मूला यूनिट इन 1 यूनिट सेल, यानी एक यूनिट के अंदर सीजियम क्लोराइड की एक ही फॉर्मूला यूनिट एग्जिस्ट करती है। यानी जब तुम्हें कभी भी इस यूनिट का मास निकालना हो तो एक CsCl के मास से काम चल जाएगा। बताओ सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? कल क्या हुआ था? कल था NaCl की एक यूनिट सेल के अंदर 4 फॉर्मूला यूनिट्स एग्जिस्ट कर रही थी। तो जब तुमने NaCl का मास निकाला था, डेंसिटी निकालते वक्त, तो तुमने 4 NaCl का मास निकाला था। यहां पर सिर्फ एक NaCl, एक CsCl के मास से हमारा काम चल जाए। क्लियर है? शिवांशु आज ही थर्मो स्टार्ट करेंगे बेटा। ये थोड़ा सा जो पोर्शन रह गया इसको निपटा देते हैं और फिर थर्मो की कम से कम शुरुआत आज कर दी जाएगी। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात करते हैं। अब ये काम खत्म हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या पूछा जा सकता है? दूसरा इंफॉर्मेशन मुझसे निकाला जाता है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर, आप जरा जल्दी से बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर किसका कितना कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अरे सीजियम प्लस बॉडी के अंदर है सर। बॉडी सेंटर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 होता है। 4 ऊपर के Cl टच करेंगे, 4 नीचे के Cl टच करेंगे। एक Cl यहां बनाया ही नहीं, ये एक Cl, ठीक। यानी 4 ऊपर के Cl टच करेंगे, 4 नीचे के Cl टच करेंगे। साफ समझ में आता है कोऑर्डिनेशन नंबर Cs प्लस का क्या होगा? 8। बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन अगर यही काम Cl प्लस का करें, Cl माइनस का, तब क्या होगा? Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब तो ये तुम कर सकते हो। तुम्हें याद है मैंने क्या बताया था? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यूनिट का फॉर्मूला मिल जाता है। फॉर्मूला क्या है ये तुम्हें पहले से पता है, CsCl। तो अगर ये 8 है तो Cl का भी 8 होना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी अकल भी तो लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी तो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है कि मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, यूनिट का फॉर्मूला ये है, एक आदमी का कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है और पूछा जा रहा है दूसरे वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। लोग कहेंगे ये कैसे बता सकते हैं जब आपने यही नहीं बताया कि वो एटम है कहां, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं? उसने कौन सी यूनिट बनाई, अगर यही नहीं पता है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन जिसको इस चीज का आइडिया है वो ये कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि CsCl का जो फॉर्मूला है, वो सीजियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो CsCl होता है, जिसमें सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अब बताइए Cl का क्या होगा? तो जो बच्चा समझदार है वो समझ जाएगा CsCl यानी जितने सीजियम उतने ही क्लोराइड। तो इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इज 8, that the coordination of Cl should be 8, तभी आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? CsCl। याद है? यानी इससे जो हमारा फॉर्मूला तैयार होगा वो CS8Cl8 होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? CsCl। लेकिन इसको देखकर ये मत बोलना कि एक यूनिट सेल के अंदर 8 फॉर्मूला यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं ना। ये सिर्फ फॉर्मूला निकालने का तरीका हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं बताता कि एक यूनिट सेल में कितनी फॉर्मूला यूनिट सीजियम क्लोराइड की एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि ये बात तो सिर्फ इफेक्टिव आयंस ही बताते। बताओ ये वाली बात सबके समझ में आई? मान लीजिए इस तरह का कोई सवाल आ गया, भाई बनाने वाले कुछ भी बना सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि वो दिमाग ही नहीं लगाते हैं। हमारे पास थोड़ा सा दिमाग है, हम सोच रहे हैं क्योंकि हम लोग ने इस बारे में इलैबोरेटली डिस्कस किया, तो हमें समझ में आता है कि सर एक सवाल ये भी बन सकता है कि अगर वो कहता है कि मेरे पास एक आयनिक क्रिस्टल है जिसका फॉर्मूला A2B3 है, समझ लिया ऐसा कुछ, जिसमें A का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, बताइए B का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो अगर A का 6 है
तो बी का 4 होगा, तभी फॉर्मूला A2B3 बनेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी फॉर्मूले को देखकर और किसी एक आदमी के कोऑर्डिनेशन नंबर को देखकर मैं दूसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर प्रिडिक्ट कर सकता हूं विदाउट नोइंग कि लैटिस कौन सा है, कैटायन कहां है, एनायन कहां है। लेकिन ये वही कर पाएगा जिसको ये बात पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? ये सबको ये बात समझ में आ रही? LiCl तो कोवेलेंट होता है। अरे भाई ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो। LiCl के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना? हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लिथियम प्लस का साइज बहुत छोटा है, इसका चार्ज रेडियस रेशो काफी बड़ा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो पोलराइज करता है एनायंस को। और तुमने फजांस रूल पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वहां डिटेल में ये सब चीजें डिस्कस की गई होंगी। तो बहरहाल ये कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया आपका। ये तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो क्या था? तीसरा पॉइंट है रेडियस रिलेशन, रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन। तो जरा जल्दी से बताओ, RCS प्लस प्लस RCl माइनस। अरे भाई ये तो सर अब बहुत बार हो चुका है, जल्दी से बताओ क्या निकल के आएगा? अरे अभी तो बताया। ये देखिए, ये आपका कॉर्नर पर Cl था, बॉडी के सेंटर पर सीजियम है, तो क्या रिलेशन बनेगा जो आदमी बॉडी के सेंटर पर है? अरे ये तो बहुत आसान है। ये देखिए, ये आपका Cl है और बॉडी के सेंटर पर आपका सीजियम है, यह आपका सीजियम है। तो अब रिलेशन क्या बन रहा है? रिलेशन वही है सर, जो टच करेंगे वो ये तीनों टच करेंगे, और अगर ये तीनों टच करते हैं तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस का जो सम होगा वो बॉडी डायगोनल का हाफ होगा। यानी ये होगा बॉडी डायगोनल का हाफ, दैट इज A√3/2। बिल्कुल सही, शाबाश। A√3/2, शाबाश। चौथी बात, जो सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं जेई के मेंस और एडवांस लेवल पर, एंड दैट इज डेंसिटी। अब मुझे डेंसिटी से डर नहीं लगता, क्योंकि डेंसिटी का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, मास ऑफ यूनिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट। अब जल्दी से बताओ, यूनिट का मास कैसे निकालोगे? यूनिट का मास कौन डिसाइड करेगा? एटम्स डिसाइड करेंगे, आयंस डिसाइड करेंगे। कितने आयंस हैं सर? इसके अंदर एक सीजियम क्लोराइड है, याद है? एक यूनिट सेल में एक फॉर्मूला यूनिट सीजियम क्लोराइड की एग्जिस्ट करती है। तो मास कैसे निकल के आएगा? 1 इंटू मोलर मास ऑफ CaCl डिवाइडेड बाय Na। सब लोग समझो, मॉलिक्यूलर वेट को Na से डिवाइड करके एक सीजियम क्लोराइड का ग्राम में मास आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया, एक सीजियम क्लोराइड का मास आ जाएगा, और एक यूनिट का वॉल्यूम ले लो, एंड दैट इज A³ मस्त आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके डेंसिटी निकाली जा सकती है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? M/V से निकल आएगा। ठीक। चौथी पांचवी बात जिस पर सवाल पूछे जाने की संभावनाएं इस साल सबसे ज्यादा लगती हैं, एंड दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आयनिक क्रिस्टल्स के ऊपर पैकिंग फ्रैक्शन पर सवाल इस साल जरूर पूछा जाना चाहिए, एडवांस लेवल पर इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? सर पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम ऑफ सेल, बड़ा आसान है। अब आयंस कौन कौन से सर इसके अंदर? एक सीजियम है, एक Cl है, तो दोनों का वॉल्यूम ले लेते हैं। तो 1 इंटू 4/3 पाई R Cl का क्यूब प्लस 1 इंटू 4/3 पाई R सीजियम का क्यूब अपॉन A³। ये आपका फॉर्मूला है, खत्म हो गई बात। हमने यहां पेन रख दिया कि सर देखिए ऐसा है, ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है, आप बताइए क्या करना है। वो कहेगा सॉल्व करो भाई इसको। अरे ऐसे कैसे सॉल्व करें भाई? मुझे सीजियम का साइज नहीं आता, मुझे Cl का साइज नहीं आता। सीजियम Cl का वैल्यू दे दो, मैं यहां पुट कर दूंगा, तब भी आंसर आ जाएगा। वो कह रहा है ये तो मैं नहीं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम कर दो, रेडियस रेशो दे दो, सीजियम प्लस और Cl माइनस के रेडियस का रेशो दे दो, मेरा काम तब भी चल जाएगा, क्योंकि रेशो आते ही मैं सीजियम के साइज को Cl में कन्वर्ट कर लूंगा और एज लेंथ की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा, और मैं पुट करके आपको आंसर बता दूंगा। यानी आप मुझे यह बताइए कि एक्चुअली रेडियस रेशो क्या है। वो कहेगा मैं तो ये भी नहीं बताऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा फिर? बदतमीजी मत करो, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो वो ये कहेगा मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, एनायन एनायन कॉन्टैक्ट, और जहां उसने ये बोला एनायन एनायन कॉन्टैक्ट, मुझे रेडियस रेशो पता चल गया। क्यों? क्योंकि मुझे एनायन एनायन कॉन्टैक्ट के पॉइंट पर रेडियस रेशो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का याद है। समझो मेरी बात, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और उसका रेडियस रेशो मुझे याद है। यानी इस केस के बाद मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक एनायन एनायन कॉन्टैक्ट अगर दिया गया हो तो, यानी एनायन एनायन अगर कॉन्टैक्ट है तो
रेडियस रेशो कितना होगा? अगर एनायन एनायन कॉन्टैक्ट है तो रेडियस ऑफ सी एस प्लस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 0.732। क्लियर? सबको समझ में आया? लेकिन ये कब होगा? ये रेडियस रेशो कब आता है? सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का रेडियस रेशो है। कब आता है? जब एनायन एनायन कॉन्टैक्ट में हो। तो अगर एनायन एनायन कॉन्टैक्ट में है तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल, और जैसे ये इक्वेशन एप्लीकेबल हुई, आपने सीजियम का साइज 0.732 Cl रख दिया, यहां पर खेल खत्म। तो अब आप बताइए इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? अब मेरी इक्वेशन बनेगी 4 इंटू 4/3 पाई आर Cl का क्यूब प्लस 4, अरे 1 होगा यहां पर आएगा 1। सो 1 इंटू 4/3 पाई आर Cl क्यूब प्लस 1 इंटू 4/3 पाई Cl, सीजियम की जगह क्या रख देंगे? 0.732 आर Cl का क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। और ए का रिलेशन आर के साथ क्या होगा? सर क्योंकि एनायन एनायन कॉन्टैक्ट में है तो ये दोनों टच करेंगे। सो रिलेशन क्या बनेगा? वही सिंपल क्यूबिक रिलेशन 2rCl इज इक्वल टू ए। बताओ सब लोग समझ रहे हैं? यानी ए की जगह क्या डाल देंगे? 2rCl का क्यूब। क्या आप देख पा रहे हैं? सारे Cl कैंसिल हो जाएंगे। सारे Cl कैंसिल होने के बाद एक वैल्यू आएगी और वो मेरा फाइनल आंसर होगा। कुछ समझ में आई? इफेक्टिव आयंस कौन सा है एंड एफसीसी यूनिट सेल कहां तक एग्जिट कर रहा है? सर प्लीज बता दीजिए कहां तक एग्जिट कर रहा है। नहीं समझ में आया बेटा। सर हाउस कोऑर्डिनेशन नंबर 8 फॉर Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे है? बहुत आसान था यार दोस्त, कैसे गंदे से सवाल, इतनी मेहनत करने के बाद गंदा से सवाल पूछ रहे हो। Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे? सीजियम का तो 8 सही है, 4 ऊपर 4 नीचे। तो अब आप इसका ले लीजिए, किसी एक का ले लेते हैं, मान लीजिए इसका ले लेते हैं। तुम ये बताओ, ये आदमी क्या इसको टच कर रहा है? कर रहा है। किसी भी एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कौन डिसाइड करता है? कैटायन। तो इस Cl को ये कैटायन टच कर रहा है और ये कोना है, 8 कमरों का कोना होगा तो 8 में ये मिलेगा। कुछ समझ रहे हो कि नहीं बात को? ये बॉडी सेंटर आपको 8 में मिलेगा, 8 कमरों में ये सीजियम मिलेगा। यानी एक कोना 8 कमरों का कोना है। अगर इस कमरे के बॉडी सेंटर को ये टच करता है तो 8 कमरों के बॉडी सेंटर को टच करेगा। कौन है बॉडी सेंटर पर? सीजियम। इसका मतलब ये हुआ एक सीजियम 4 ऊपर 4 नीचे Cl को टच कर रहा है और एक Cl 8 कमरों के बॉडी सेंटर सीजियम को टच कर रहा है। सो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों केसेस का क्या है? 8:8। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था जुगाड़ कि तुम्हें सीजियम क्लोराइड का फॉर्मूला आता है, तुम्हें सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया तो Cl का तो अपने आप पता चल गया ना। मैं सिर्फ एक जुगाड़ बता रहा था, अदरवाइज आप चाहें तो अपने आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है ये? चलिए ठीक। यानी यहां से जो आपने फॉर्मूला निकाला, यहां से जो आपने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला, वो ये अज्यूम करके निकाला कि एनायन एनायन कांटेक्ट है, और जैसे ही आपको पता चला कि एनायन एनायन कांटेक्ट है तो आपको यह भी पता चल गया कि एनायन एनायन कांटेक्ट के केस में ये रेडियस रेशो होता है। ये मुझे पहले से पता था, ये बात मुझे पता चल गई। लेकिन अगर मुझे ये नहीं दे रखा है कि एनायन एनायन कांटेक्ट है तो मैं क्या करूंगा? तो चलिए ये भी ले लेते हैं। इफ anion नॉट इन कॉन्टैक्ट। अब बताओ जल्दी से क्या होगा? अगर एनायन एनायन कॉन्टैक्ट में नहीं है तो क्या होगा? जरा जल्दी से बता दो। कोई एक आदमी चैट में लिख के बता दे कि अगर एनायन एनायन कॉन्टैक्ट में नहीं है तो क्या होगा। अगर एनायन एनायन कॉन्टैक्ट में नहीं है तो सर अब आप मजबूर हैं। A इज इक्वल टू 2R माइनस। कैसे? अरे यार तुम लोग बहुत ही लल्लू हो बे। हम तो सोचते तुम लोग कोई चैप्टर समझ में आ गया, तुम तो अब बिल्कुल ही फर्जी आदमी निकले। अरे भाई एनायन एनायन कॉन्टैक्ट में, एनायन में कौन है? तुम ध्यान ही नहीं रखते हो। Cl माइनस ये है, ये सीजियम प्लस है, ये दोनों टच कर रहे हैं। जैसा सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक क्या होता है? सारे तो टच करते हैं। तो अगर टच करेंगे तो 2R इज इक्वल टू ए होता है सिंपल क्यूबिक में। तो दिस 2rCl इज इक्वल टू ए, वो हमने इक्वेशन पुट कर दी। मैं लल्लू। हाँ शाबाश शाबाश। अगर एनायन एनायन कांटेक्ट में नहीं है तो आप मुझे रेडियस रेशो दे दीजिएगा। मुझे नहीं आता रेडियस रेशो। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक केस का रेडियस रेशो पता है। इफ एनायंस एनायंस आर इन कांटेक्ट फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 द रेडियस रेशो इज 0.732। लेकिन अगर एनायन एनायन कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब अब रेडियस रेशो कुछ भी हो सकता है। तो आप मुझे रेडियस रेशो की वैल्यू दे दीजिए, मैं आपको तब भी ये कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। मान लीजिए ये रेडियस रेशो दे रखा है 0.8।
क्योंकि तुम्हें पता है ना 0.732 से बड़ा और 1 से छोटा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का रेडियस रेशो है। ऐसे में वो मुझे रेडियस रेशो दे देगा और जैसे ही रेडियस रेशो देगा मेरा काम फिर से वही चल जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई आर सीएल का क्यूब प्लस 1 इंटू 4/3 पाई सीएल की जगह क्या, सीएस की जगह क्या आ जाएगा 0.8 आर सीएल का क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। लेकिन इस बार ए की जगह 2RCl नहीं रख सकते, समझ रहे हो? दिस टाइम दिस ए इज नॉट इक्वल टू 2RCl माइनस। क्यों नहीं है जल्दी से बताओ? बिकॉज एनायन कॉन्टैक्ट में नहीं है, क्योंकि एनायन कॉन्टैक्ट में नहीं। ऐसे में क्या होगा? देवाशीष कह रहा है थर्मोडायनेमिक शुरू करो। अरे देवाशीष सबर कर लो, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हुई है थर्मोडायनेमिक्स, है ना? हाँ, क्योंकि एनायन कॉन्टैक्ट में नहीं। ठीक है, आप तो इसको खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में ए की जगह अब क्या रखा जाए? अब ए की जगह रिलेशन कैसे निकाला जाए? तो ए की जगह रिलेशन जैसा निकलता था वैसे ही निकाल लेते हैं। हमने पढ़ा है आर सी एस प्लस आर सी एल माइनस इज इक्वल टू a√3/2। याद है ये वाली इक्वेशन? ये हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से अपना काम चला लेते हैं, बस हो गया। तो आपको सीएस की जगह क्या मिल जाएगा? सीएस की जगह सीएल मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.8 RCl प्लस RCl इज इक्वल टू a√3/2। सो a इज इक्वल टू कितना? यह आ जाएगा 3.2 अपॉन √3 RCl। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहां a की जगह डाल देते हैं 3/2 √3 RCl का क्यूब। ये सॉल्व करके आपका पैकिंग फ्रैक्शन निकल आएगा। समझिए, अब देखो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर ये सॉल्व करना आसान नहीं है, तो इसलिए एडवांस लेवल का सवाल है पहला। ठीक, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि वो पूछ नहीं सकता, तुम सब जानते हो वो ये पूछ सकता है। तुम उसको बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये क्या बदतमीजी है, तुमने 3.2 का क्यूब करवा लिया, √3 का क्यूब करवा लिया। वो यही कहेगा कि तुम गजब लल्लू आदमी हो, तुमसे अगर नहीं होता तो रहने दो। ऐसे आदमी को इंजीनियर बनने का हक ही नहीं है जिसको गुणा भाग नहीं आता। तो ये तो बात खत्म हो गई, पूछ सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर उसको सिर्फ ये चेक करना है कि तुम्हें ये इक्वेशन बनानी आती है कि नहीं आफ्टर गिविंग रेडियस रेशो, तो फिर वो हो सकता है आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाए, एग्जैक्ट वे में ना पूछे। वो पूछ सकता है कि फाइनल आंसर विल बी समझ लो 3.2 का क्यूब अपॉन √3 का, कुछ ऐसा ऑप्शन हो जिसको आप टिक कर सके विदाउट पूरा सॉल्व करना। तो ये अब उसके ऊपर है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो पूछ नहीं सकता। वो बिल्कुल पूछ सकता है और ये 100% पूछ सकता है। मानते हो बात को? तो जो भी इसका 3.6 बता रहे हैं, अच्छा 3.6 मैंने गलत लिया। बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकता है, वो बिल्कुल हमसे सवाल कर सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। सो इट विल बी 3.6, बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसलिए भाई मेरा मानना यही है कि इसमें जो है ज्यादा लोड मत लो, सॉल्व करना होगा। अगर तुम्हारे गुणा भाग स्ट्रांग है तो तुम यहां मत करो, एग्जाम में ही कर लेना, लेकिन सवाल बन सकता। यानी आप समझने की कोशिश करिए, किसी भी लैटिस आयनिक क्रिस्टल के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, बल्कि एक ही तरीका है, मुझे रेडियस रेशो दे दो बस। अब रेडियस रेशो या तो डायरेक्ट दे दो जैसे ये दे रखा है, और नहीं तो धीरे से बोल दो एनायन एनायन कॉन्टैक्ट, क्योंकि अगर तुमने एनायन एनायन कॉन्टैक्ट बोल दिया तो रेडियस रेशो मुझे अपने आप पता चल जाएगा। मुझे सिर्फ रेडियस रेशो कब पता है? जब एनायन एनायन कॉन्टैक्ट। बताओ ये वाली बात सबके समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आ गई? शाबाश, ठीक, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है? नेक्स्ट कैटेगरी है मेरी जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। चलिए सर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए। अब देखो, तुम मेरे ख्याल से तुम ये समझ गए हो कि अगर आपको ये पता चल जाए कि लैटिस ये आयनिक क्रिस्टल कैसे बना, तो आप पांचों बातें निकाल सकते हैं। बात मेरी समझ लो? जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रखता हूं, यही ले लेते हैं। अब अगर मैं सिर्फ तुम्हें यह बता दूं कि जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर एक ऐसा है जिसका नाम जिंक सल्फाइड भी हो सकता है, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। तो ये जो जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, अगर इसमें सिर्फ तुम्हें इतना बता दिया जाए कि जो सल्फाइड आयन होते हैं ये एफसीसी बनाते हैं, और जो जिंक +2 आयन है ये ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है।
ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल। तो मुझे लगता है कुछ कुछ डायमंड टाइप का है। कभी आपसे पूछा जाए डायमंड का स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करता है, तो आप बता दीजिएगा डायमंड का स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर या जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर से मैच करता है। इसे एफसीसी बोलिए चाहे सीसीपी बोलिए, दोनों बातें सेम है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट या फिर क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज तो सिर्फ एक ही होती है, दैट इज फेस सेंटर। तो वो डायमंड का स्ट्रक्चर भी लगभग लगभग जिंक ब्लेंड की तरह है। कॉर्नर पर कार्बन है और ऑल्टरनेट टेट्रा में भी कार्बन है। कल लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी। बहरहाल तो ये हमारा एक इंफॉर्मेशन। अब जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, मुझे लगता है तुम मुझे फटाफट सारे आंसर बता सकते हो, फौरन के फौरन सारे आंसर। ऑफलाइन क्लास होती तो एक एक बच्चे को खड़ा करके पूछ लेते, लेकिन अब क्योंकि अब ऑफलाइन क्लास नहीं है इसलिए अब नहीं पूछ पा रहे हैं। तो जो बच्चे समझदार हैं वो समझने की कोशिश करें और अपने मन से मुझे मन से आंसर दें, उनकी मन की बात मुझ तक पहुंच जाएगी। ठीक, तो यानी सवाल यही है कि अगर मैं ये इंफॉर्मेशन जानता हूं तो आप सबसे पहले मुझे इफेक्टिव आयंस के बारे में बता दीजिए। तो अगर मैं इफेक्टिव आयंस के बारे में जानना चाहता हूं तो हम सब इस बात को मानेंगे कि अगर सल्फाइड ने एफसीसी बनाया तो सल्फाइड 4 होंगे, और जिंक अगर ऑल्टरनेट टेट्रा, टेट्रा कितने होते हैं सर एफसीसी में? टेट्रा 8 होते हैं, ऑल्टरनेट यानी 4, यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो ये Zn4S4 यानी ZnS है। और इसको देखते ही क्या समझ में आ गया? इसको देखते ही समझ में यह आ गया, इन 1 यूनिट सेल ऑफ जिंक सल्फाइड वी हैव 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ZnS। समझो बात को, क्लियर है? बिल्कुल सही। यानी अगर तुम्हें ZnS का कभी इस यूनिट सेल का मास चाहिए होगा तो 4 ZnS के मास से काम चला लेना, खत्म हो गई बात। ठीक, अब ये सेकंड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जल्दी से सेकंड इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है? सेकंड इंफॉर्मेशन है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए ठीक है सर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से लोग आएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में? एक तो सर ये बताइए जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो सारी दुनिया जानती है जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्यों? क्योंकि जिंक टीवी में है और टीवी इज टेट्राहेड्रल वॉइड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4 होता ही होता है। तो इसलिए इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। अरे सर छोड़िए ना, जब फॉर्मूला ZnS है तो जितना जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही सल्फाइड का होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा। और इसी वजह से तो फॉर्मूला Zn4S4 दैट इज ZnS बनेगा। बात समझ लो? आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, मैं प्रिडिक्ट करके भी दिखाता हूं। एक बच्चा वरना पूछ लेगा भी थोड़ी देर बाद, सर ये सल्फाइड का 4 कैसे आया? सर जिंक तो टीवी में है, वो तो 4 होगा, ये तो समझ में आता है, सल्फाइड का 4 कैसे होगा? अरे भाई समझो बात को, सल्फाइड कोने में है, ये देखिए सल्फाइड, कोई भी एक सल्फाइड ले लेते हैं, ये वाला सल्फाइड ले लेते हैं। अब ये सल्फाइड कोने में है, ठीक, इसको एक जिंक टेट्राहेड्रल वॉइड वाला टच कर रहा, ये वाला टच कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये कोने वाला आदमी है, अगर ये कोना है तो कितने कमरों का कोना है? सर ये 8 कमरों का कोना है, तो 8 कमरों का टेट्राहेड्रल वॉइड इसको टच करेगा? हां करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? उन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक है ही नहीं, वो तो ऑल्टरनेट है। इसका मतलब एक में है, एक में नहीं, एक में है, एक में नहीं, एक में है, एक में नहीं, यानी 8 कमरों के सिर्फ 4 ही जिंक उसको टच कर पाएंगे। यानी एक सल्फाइड जो कि कोने पर है वो 8 कमरों का कोना है, 8 कमरों में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा जिसको ये टच कर रहा होगा, लेकिन सिर्फ आधे ही टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक है। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड इज 4। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये आ गया Zn। लेकिन इसको देखकर ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट्स है, वो तो सिर्फ ये डिसाइड करता है। ये तो सिर्फ फॉर्मूला निकालने का तरीका है, और आप इससे फॉर्मूला निकाले चाहे इस तरह से फॉर्मूला निकाले, फॉर्मूला हमेशा मैच करेगा। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हमेशा मैच करेगा, लेकिन वो फॉर्मूला यूनिट्स कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं ये इफेक्टिव आयंस बताते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर से इसका कोई लेना देना नहीं। हर एक डायगोनल पर एक ही जिंक होगा, आप कह सकते हैं। म्याओ म्याओ सर शुरू हो गए, म्याओ म्याओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, कोशिश करो भाई, समझ में आ गया। अब जल्दी से तीसरी बात करते हैं। अब एक बार और मत पूछो यार, एक बार और, ये क्या गंदी गंदी बातें करते हो भाई।
तुम लोग पढ़े लिखे समझदार आदमी, इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। समझ बात को, एक बार में समझने की कोशिश किया करो, एक बार में समझ जाया करो। सॉलिड स्टेट को मैंने प्रयास के AIR बैच में भी कराया था और वहां पर 6 लेक्चर में, मुझे याद आ रहा है, मैंने कवर कर दिया था। और उसका रीजन ये नहीं था कि वो बच्चे ज्यादा समझदार थे, अब बच्चे तो तुम्हारे जैसे थे, क्योंकि तुम ही में से थे वो, है ना। लेकिन क्योंकि कम थे तो, और फेस टू फेस बात हो जाती थी तो वो जल्दी कवर हो जाता था, है ना। समझ रहे हो, यहां पर क्या है कि यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं और इतनी कोई हड़बड़ाहट लग नहीं रही है, क्योंकि पैरेलली तुम्हारा ऑर्गेनिक का सिलेबस मस्त झमाझम चल रहा है। तो ऐसे में उधर से ऑर्गेनिक चल रही है धीरे धीरे, और हमारे फिजिकल के तो गिने चुने 4-5 मेन चैप्टर, 3 चैप्टर मेन चैप्टर बचे हैं। एक थर्मोडायनामिक्स हो गई, एक काइनेटिक्स हो गई, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में खेल खत्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हड़बड़ाहट नहीं है और मैं बहुत लोड भी नहीं देना चाह रहा हूं, है ना। तो इसलिए मैं बहुत सुकून में चलना चाह रहा हूं। इसलिए जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या फीलिंग है या वो क्या सोच के क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी है, बट मेरा अपना मानना यह है कि अगर लगे रहोगे, थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, तो तुम इस चीज को देखना कि ये जो तुमने मेहनत की है, ये जब तुम्हें इसका रिजल्ट मिलेगा तो तुम्हें खुद अंदर से एक मुस्कुराहट सी आएगी, एक हंसी सी आएगी, अरे यार सही रहा यार, अरे ठीक कहा, इतनी मेहनत करते थे मिल गया, मतलब सही रहा, मतलब। और फिर तुम्हें यह भी लगेगा कि वो जो लल्लू चिल्लाते रहते थे कि नहीं सर 9 घंटे क्लास हो रही, 50 घंटे क्लास हो रही, ये हो रहा है, और अरे थोड़ा सा कोशिश ही कर लेते। मैंने उस दिन भी समझाया था, फिर समझा रहा हूं, जिंदगी गजब झंड चल रही है तुम्हारी, गजब लल्लू चल रही है, बात मानते हो कि नहीं, गजब खराब चल रही, थोड़ी और खराब कर लो। मतलब होता ना, जैसे अब चाय में चीनी कम है, अबे तो खत्म कर देते, ना डालते चीनी। जब पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें चीनी है, तो आपने चीनी डाली है, इसका क्या मतलब है? वो कह रहा नहीं मैंने डाली है, आप कह रहे मुझे पता ही नहीं चल रहा। अरे तो सच ना डालते। वही चीज यहां पर भी, कि भाई जब खराब चल रहा है तो खराब कर दो, और खराब कर दो, मिल जाएगा, ये कंफर्म, समझो बात, ठीक। बहरहाल, तो ये आप तीसरी कंडीशन, दूसरी बात आ गई। तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात तो तुम जानते ही हो, रेडियस का रिलेशन आता है। तो चलिए सर, इसमें ऐसा कौन सा कमाल हो गया, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन बता दीजिए। तो आर जिंक प्लस 2 हमें पता है कहां पर है, और आर सल्फाइड भी हमें पता है कहां है, लेकिन तुम्हें यह याद नहीं है कि कॉर्नर से जिंक की दूरी या कॉर्नर से टीवी की दूरी, बहुत बार बता चुके हैं, कॉर्नर से टीवी की दूरी बॉडी डायगोनल का 1/4 होती है। ये क्यूब बना बना के थक गए हम, समझो बात को। कॉर्नर से जो टीवी होता है, ये टीवी तुम्हें याद करने के लिए बोला भी था मैंने, कॉर्नर से जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, इसकी दूरी बॉडी डायगोनल की 1/4 होती है। तो कॉर्नर पर कौन है? कॉर्नर पर तो सल्फाइड है सर, ये देखिए कॉर्नर पर तो सल्फाइड है। तो सल्फाइड और जिंक का रेडियस का जो सम होगा, यानी ये दोनों, वो बॉडी डायगोनल का 1/4 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जवाब दे रहे, बहुत बढ़िया। ब्राजीलियन फेजिलियन, अब यार मारते बहुत है, तुम्हें पता ही नहीं, बहुत, तुमने कभी देखा ही नहीं। ओ ऑफलाइन क्लास में आते थे दौड़ा दौड़ा के, A√3/4, बहुत बढ़िया। A√3/4, बहुत बढ़िया। मुझे याद था, अभिषेक कुमार प्रजापति कह रहे हैं कि उनको याद था, बहुत बढ़िया। इतना भाई सच नहीं बोलना होता सर, इतना भी सच नहीं बोलना होता है। अब ये तो ऊपर वाले का करम है कि आदमी के मुंह से हमेशा सच्चाई बयान होती है, बताइए। चलिए ठीक है। स्टोरी बता पीटने वाली, स्टोरी बताइए पीटने वाली, स्टोरी बताइए पीटने वाली। पीटने वाली कौन सी स्टोरी है? अब तुम मौका दो, स्टोरी तैयार हो जाएगी, तुम मौका तो दो। ठीक, बहरहाल ठीक। तो जिया अनम कह रहे हैं सर सुनिए ना, सुनाइए प्लीज, हम तो सुनने के लिए आदमी पढ़ाने सुनाया है, आदमी तुम्हें सुनने आया, सुनाओ तुम्हें ऐसी तैसी पढ़ाई की, बताओ सुनाओ, कत्ल हो जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा हम ऑफलाइन में नहीं है, हाँ अच्छा है। नहीं ऐसा नहीं, मजाक कर रहे थे, ऐसे मारपीट कुछ नहीं होती ऑफलाइन में। ऑफलाइन में तो टीचर बहुत घबराता है, समझ रहे बात को, टीचर की भी तो पिटाई हो सकती है ना, कंबल डाला पिटाई चालू, ये तो हो सकता है। जनरली यही होता है, दरवाजा बंद नहीं करते, कहीं ऐसा ना अंदर पिटाई चल जाए, तो दरवाजे के पास ही लेके चुपचाप आदमी पढ़ाता रहता है, जहां लगा माहौल खराब है दरवाजे के बाहर निकल गया। ठीक, अच्छा। तो अब यहां पर ये तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारी डेंसिटी की। और डेंसिटी आज फिर वही मास बाय वॉल्यूम होगी, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा 4 इंटू मोलर मास ऑफ ZnS डिवाइडेड बाय Na इंटू A क्यूब, क्योंकि एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट्स एग्जिस्ट कर रही थी, तो 4Na प्लस 4 ZnS का मास आ जाएगा। क्लियर है? और तीसरी बात जो, सॉरी आखिरी बात जो इसके अंदर आती है, वो है पैकिंग फ्रैक्शन की।
वो आती है पैकिंग फ्रैक्शन की। और हमें लगता है सब लोग इस बात को मानेंगे कि एक जनरल फॉर्मूला तो लिखा जा सकता है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? 4 × 4/3 पाई आर सल्फाइड का क्यूब प्लस 4 × 4/3 पाई आर जिंक का क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ये जनरल तो लिखा जा सकता है, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को समझे। आज सुनाइए, मैथ की क्लास में पेट में दर्द हो रहा है, आदित्य कह रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है, बहुत बढ़िया। शिवम भाई बंद कर दो, मैं सर आपको बोरे में भरूंगा। बहुत बढ़िया, तुम करोगे, बोरे में भरेंगे, ये बहुत बढ़िया। चलिए स्टोरी सुनाइए। स्टोरी नहीं, ये क्या है? स्टोरी कैसे होती है? जैसे हमने भी सुना, एक आध जैसे मास्टरों के मुंह से सुना, आज हमने क्लास में एक स्टोरी सुनाई। ये स्टोरी क्या है? मतलब किस तरह की स्टोरी होती है? बनाई जाती है या अपने बारे में बताना होता है? ये क्या होता है? किस तरह की रहती है? ये भी थोड़ा सा आइडिया दो। जिसे कोई बनानी है तो बना तो पाएंगे नहीं, है ना? कोई बनाना तो आता नहीं कि कोई स्टोरी बना दी, कोई राइटर तो है नहीं। नो स्टोरी, चलिए ठीक, एक आदमी ने लिख दिया नो स्टोरी, नो स्टोरी, बात खत्म। तो यानी एक जनरल फॉर्मूला तो ये लिखा जा सकता है, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ सकते। आप समझ रहे हैं? इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इसके आगे बढ़ने के लिए आपको सल्फाइड और जिंक की रेडियस पता होनी चाहिए, या फिर रेडियस रेशो पता होना चाहिए। तो सर आप मुझे रेडियस रेशो दे दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। रेडियस रेशो से मेरा काम चल जाएगा। अगर आप वो भी नहीं देना चाहते, अगर आप रेडियस रेशो भी नहीं देना चाहते, तो ऐसे में फिर आप जो है ये बता दीजिए कि एनायन एनायन कांटेक्ट में है, क्योंकि जैसे ही आप ये बताएंगे कि एनायन एनायन कांटेक्ट में है, तो मुझे रेडियस रेशो पता चल जाएगा, क्योंकि जिंक टेट्राहेड्रल वॉइड में है। और टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का रेडियस रेशो एनायन एनायन कांटेक्ट के पॉइंट पर 0.225 होता है। ये आप बता चुके हैं, ये मुझे याद, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी आसानी से दो बातें की जा सकती हैं। अगर एनायन एनायन कांटेक्ट हुआ तो भी लिख सकते हैं, और न हुआ तो भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं जल्दी जल्दी लिखूं तो एक केस बन सकता है एनायन एनायन कांटेक्ट का, एनायन एनायन कांटेक्ट का। और अगर एनायन एनायन कांटेक्ट है तो इसका मतलब आर जिंक प्लस 2 डिवाइडेड बाय आर सल्फाइड, इट इज 0.225। ठीक है, और अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपका इक्वेशन क्या बनेगा पैकिंग फ्रैक्शन का? 4 × 4/3 पाई आर सल्फाइड का क्यूब प्लस 4 × 4/3 पाई, और सल्फाइड की जगह क्या आ जाएगा? 0.225, जिंक की जगह आ जाएगा 0.225 सल्फाइड अपॉन ए क्यूब। और क्योंकि एनायन एनायन कांटेक्ट है तो इट विल बी 4r सल्फाइड बाय √2, क्योंकि एफसीसी में फेस सेंटर आपस में टच करते हैं, कॉर्नर और फेस डायगोनल आपस में टच करते हैं, तो 4r इज इक्वल टू a√2 आ जाए, खत्म हो गया। और दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस बनेगा अगर एनायन एनायन कांटेक्ट में न होते तो क्या होता? नो एनायन एनायन कांटेक्ट, नो एनायन एनायन कांटेक्ट। अगर एनायन एनायन कांटेक्ट नहीं है तो क्या होगा? तो अगर एनायन एनायन कांटेक्ट नहीं है तो रेडियस रेशो मुझे नहीं पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आपको रेडियस रेशो देना होगा, आपको रेडियस रेशो देना होगा। और अगर आप मुझे रेडियस रेशो दे दें तो मेरा काम चल जाएगा, बस खत्म हो गई बात। आप रेडियस रेशो दे दीजिए, अब मुझे समझ में आ जाए, क्लियर है? तो आपने रेडियस रेशो दे दिया, मेरा काम चल जाएगा। तो मान लेते हैं कि वो रेडियस रेशो मुझे दे रखा है 0.3, मान लेते हैं ये दिया गया, होता नहीं है ये, वो देगा सवाल, मान लीजिए 0.3 है। तो अगर ये 0.3 है तो जल्दी से बता दीजिए आप पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा? 4 × 4/3 पाई आर सल्फाइड का क्यूब प्लस 4 × 4/3 पाई, और जिंक की जगह क्या आ जाएगा? 0.3r सल्फाइड का क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। और इस बार ए की वैल्यू 4r√2 से 4r/√2 से नहीं निकलेगी, समझो बात। आज सृजन त्रिपाठी प्रयास 1 कह रहे हैं कि आज थर्मोडायनेमिक्स का रिबन काट दीजिएगा, जब बोल दिया तो बोल दिया, आज नाम तो लिख के जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, समझो बात, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अभिषेक पांडे, आपका नाम ले लिया मैंने।
समझ में आ गया? तो लेकिन अब देखो मुश्किल क्या, तुम समझो ना, अब यहां एक ही जगह क्या रखना पड़ेगा सर, अब एक ही जगह आपको रिलेशन याद करना, ये निकालना पड़ेगा अब यहां से एक ही वैल्यू आर के टर्म्स में, तो ये निकाल लेते हैं। जिंक की जगह क्या रख सकते हैं, जिंक की जगह रख सकते हैं पॉइंट आर। ये देखिए जो रिलेशन है वो हमें पता है, यानी अब आप ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारा इक्वेशन है आर जिंक प्लस 2 प्लस आर सल्फाइड इज इक्वल टू A√3/4। तो अब ऐसे में अगर आपने जिंक का साइज बोला तो सल्फाइड 0.3 आ जाएगा, तो दिस इज 0.3, ये हो जाएगा 1.3, 1.3 इंटू 4, 1.3 इंटू 4 5.2, तो दिस इज 5.2 डिवाइडेड बाय √3 आर सल्फाइड का क्यूब। जरा सब लोग समझें, जो लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं उनके ये समझ में नहीं आएगा। एक फारूखाबादी कह रहे हैं कि ये चीज अब हम खुद भी सोच पा रहे हैं, तो बड़ा मुबारक हो गया यार, मतलब समझ लो तुमने कमाल कर दिया दोस्त, हमारी सारी मेहनत वसूल हो गई, तुम अगर खुद से सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एंटी बॉन्डिंग तोड़ो, एंटी बॉन्डिंग, अरे एंटी बॉन्डिंग बहुत छोटा होता है। क्लियर है? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स बात हो चुकी, आज हेडिंग डलेगी, बस बात खत्म। वो समझ में आ रहा है आज क्या शुरू कर रहे हैं क्या नहीं, वो बात खत्म। आज का लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स के नाम है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये समझना जरा बात को, मतलब ये चीज गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये गिवन, अगर ये गिवन है तो दिस इज पहले से पता, ये तो हमें पहले से पता है। अगर एनायन एनायन कांटेक्ट है तो हमें पहले से पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए रेडियस रेशो ये। आप कुछ लोग कहेंगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपको कैसे पता चला? वो आपको उस यूनिट के स्ट्रक्चर से पता चला, ये इससे पता चला। जैसे ही ये पता चल गया कि आपका जिंक या कैटायन टेट्रा में है, मुझे पता चल गया कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की रेडियस रेशो हमेशा 0.225 होता है एनायन एनायन कॉन्टैक्ट के केस। क्लियर है? ठीक है सर, ये आज न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, इसलिए ये कहीं से ना काम चोर लोग आ गए हैं, ध्यान मत दीजिएगा प्लीज। चैट ऑफ कर दीजिए आपको लगे तो। अब मैं कर सकता था चैट, क्योंकि मुझे पता नहीं चैट ऑफ कहां से होती है, और दूसरा मुझे मजा बहुत आ रहा है, समझो बात को, मजा बहुत आ रहा है, तो लेने दो मजे, बड़ी बढ़िया बातें कर रहे हैं। तुम कैसी बातें करो, चैट ऑफ करने से क्या फायदा, फिर तो लाइव क्लास का फायदा ही खत्म हो गया। वाह क्या बातें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, एंटी बॉन्डिंग पे लात मारिए। बात पहले भी तुम्हें पता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग, समझो बात को, ठीक। आपसे पढ़ के जीवन धन्य हो गया, हर्ष कह रहे हैं जीवन धन्य हो गया, प्रभु जीवन धन्य हो गया। तुम अब क्या रुलाओगे बेटा? आप बिल्कुल रुला ही दोगे? अरे भाई थोड़ा कोशिश करके रिजल्ट लाओ, ये हर्ष राज मुलाकात करनी है रिजल्ट के टाइम, जब रिजल्ट आएगा तो मुलाकात करनी, इनसे बात कुछ काम नहीं चलेगा, मुलाकात होनी चाहिए तब बात होगी। बात समझ लो? चलिए सर, आज बहुत स्पैमर आ गए। नहीं नहीं, कोई स्पैमर नहीं, ये सब इनको स्पैमर नहीं कहते हैं, दे आर, क्या बोले इनको, परफॉर्मर्स। ये परफॉर्मर्स हैं, ये आपके सामने परफॉर्म करते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं। आप समझिए बात को, कुछ लोग होते हैं ना जो नाच के इंटरटेन करते हैं, ये वो लोग, इसमें क्या बुराई है? आप एंटरटेन भी होते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, मस्त रहिए एकदम, समझो ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, वो नेक्स्ट लैटिस होगा, और जो नेक्स्ट लैटिस होगा उसके बारे में सिर्फ इतनी सी ही इंफॉर्मेशन देनी है। अब जैसे एक सवाल है यार, देखिए आईआईटी के एडवांस लेवल पर पूछा गया सवाल, पता नहीं क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एफसीसी स्ट्रक्चर कंटेन्स कैटायंस इन कैटायंस इन ऑल्टरनेट टेट्रा। ऑल्टरनेट टेट्रा कौन हो? कैटायंस ऑल्टरनेट टेट्रा। सर ये तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर था, तो जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है उसको टिक कर देंगे। सर ये मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए अभी और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं तो हमें समझ में आएगा। एक और सवाल मिल गया सर, ये भी देखिए, यही 2005 में पूछा गया। इन क्यूबिक जिंक सल्फाइड द रेडियस ऑफ जिंक एंड सल्फाइड आयंस आर। ये जिंक और सल्फाइड की रेडियस दे रखी है, द लैटिस पैरामीटर दैट इज एज लेंथ क्या होगा? मुझे जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो, आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दो। मुझे वाकई में हैरानी होती है कि जेई वाले ये सवाल पूछते हैं,
यार तुम जब अच्छे लेवल के सवाल पूछते हो तुम्हारे पास अच्छा लेवल नहीं, ये एक छोटा सा लेवल है भाई, छोटा सा लेवल बना दो ना, इसी सवाल को थोड़ा सा अच्छा कर दो। ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में जिंक और सल्फाइड की जो है वो दे रखी है, साइजेस दे रखे हैं। धीरे से आपसे पूछ लिया जाए भाई क्या एनायन एनायन कांटेक्ट में है, ये सवाल कितना अच्छा सवाल बन गया कि क्या एनायन एनायन कांटेक्ट में है। पब्लिक क्या सोचेगी, साला एनायन एनायन कांटेक्ट में है, ये हमें कैसे पता चलेगा। और जो पढ़ा लिखा आदमी क्या कहेगा, एक सेकंड, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो जिंक का साइज और एनायन यानी सल्फाइड के साइज का रेशो अगर 0.225 है या फिर 0.414 से पहले है तो उस केस में यह हमारा आंसर होगा। यानी अगर 0.225 आ गया तब तो एनायन एनायन कांटेक्ट में, और अगर 0.225 नहीं आया, उससे बड़ा आया, 0.414 से छोटा आया, तो ऐसे में एनायन एनायन कांटेक्ट नहीं। लेकिन ये बातें किसको पता है, इतना कौन याद करता है। आदमी लल्लू है, ऐसे रट रटा के अपना चला जाता है, खत्म होके चला आता है, खत्म हो। कितना बढ़िया सवाल, इसका आंसर लोग कह रहे हैं बी आएगा, तो जब कह रहे हैं तो आएगा, मुझे नहीं पता। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमारी इक्वेशन आई थी आर जिंक प्लस 2 प्लस आर सल्फाइड, ये कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की दूरी है। अगर आप ए निकालना चाहते हैं तो इट विल बी 4 टाइम्स जिंक की रेडियस प्लस सल्फाइड की रेडियस। जिंक की रेडियस 0.83 और उसकी रेडियस 1.74, तो दिस इज 1.74 प्लस 0.83 डिवाइडेड बाय √3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लिया जाए, और सॉल्व करके ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर बी निकल के आएगा, खत्म हो गई बात। अप्रोक्सीमेटली भी, ये तो आंसर, ये तो सवाल बताइए क्या है, बताइए कुछ भी नहीं। अच्छा ये जल्दी से बता दो क्या एनायन एनायन कांटेक्ट है, मुझे जल्दी से बता दो क्या एनायन एनायन कांटेक्ट है इस सवाल में। जनरली लैटिसेस में ना, आयनिक क्रिस्टल्स में एनायन एनायन कांटेक्ट के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों, उस पर्टिकुलर साइज का कैटायन चाहिए जिसकी वजह से रेडियस रेशो एग्जैक्टली 0.225 आ जाए, या 0.414 आ जाए, या 0.732 आ जाए, या 0.15 एग्जैक्ट। तो ऐसा तो बड़ा मुश्किल होता है ना कि एग्जैक्ट इसी साइज का आदमी मिल जाए, तो चांसेस तो कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसका आंसर नो ही आना चाहिए, क्योंकि 0.83 डिवाइडेड बाय 1.74 ये किसी भी सूरत में दिस इज नॉट इक्वल टू 0.225, ये 0.225 नहीं। और अगर नहीं है तो दैट मींस नो एनायन एनायन कॉन्टैक्ट, नो एनायन एनायन कॉन्टैक्ट। क्लियर, ठीक है। चलिए जल्दी से एक लैटिस और कर लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट लैटिस है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं देखिए ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसका जरा कॉमन सा एग्जांपल है, आप Na2O ले सकते हैं, आप Li2O भी ले सकते हैं, ये कॉमन सा एग्जांपल है, ठीक। तो अगर ये आप एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कौन कहां है। ये कहते हैं जनरली ऑक्साइड तो FCC यूनिट बनाता है, मैंने कहा चलिए ठीक है, और जो हमारा Na+ है या लिथियम जो भी बोले, ये आपका टेट्रा में घुस जाता है, टेट्रा, पूरे टेट्राहेड्रल, बस खत्म हो गया। इतनी बात आपने बता दी, मैंने कहा बस सर धन्य हो गए, इतनी बात आपने बता दी, मेरा काम चल गया, मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा काम चल गया। ये इंफॉर्मेशन मिलते ही मेरा काम चल गया, क्योंकि मुझे इतने से ही काम चलाना था, समझ रहे हो बात को। क्योंकि अगर इतना मुझे पता चल गया तो मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। इसमें तो कुछ भी समझ लो बात को। अब वही 5 बातें सर, 10 बातें क्या, 8 बातें सर, सब वही है, कुछ नया नहीं है। अब सब कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, रेडियस रेशो निकाल सकते हैं, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अब ये तुम्हारा एक बढ़िया है, ये एक बढ़िया तुम्हारा होमवर्क रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ये तुम्हारा एक बढ़िया होमवर्क होना चाहिए। बिल्कुल मेंशन कर रहा हूं मैं ये कि आप जो है ये सारे 5 बातें 5 पॉइंट्स आप मेंशन करें, इसके लिए 5 पॉइंट्स मेंशन करें। क्लियर है, और देखो बिल्कुल क्लियर है, आप समझ रहे होंगे। ये ऑक्साइड हो गया आपका O2-, और टेट्रा में तुम्हें पता है ये टेट्रा कौन सा होता है सर, डायगोनल पे पाया जाता है, ये डायगोनल पे आपका Na+ हो गया। तो अगर आप इफेक्टिव की बातें करते हैं तो सारी बातें अपने आप लिख सकते हैं। क्लियर है। और आखिरी स्ट्रक्चर है इसका फ्लोराइट स्ट्रक्चर, और ये फ्लोराइट स्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा मतलब जस्ट जैसे CaF2 कैल्शियम फ्लोराइट ले लेते हैं, तो इसमें ये कहते हैं कि हमारा जो कैल्शियम है ये FCC बनाता है, और जो फ्लोराइड है ये टेट्रा में चला जाता है।
टेट्राहेड्रल वॉइड में, क्योंकि फ्लोराइड का साइज छोटा होता है। यानी इस बार कैटायन ने एफसीसी बनाया और एनायन जाके घुस गए टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। बाकी सारी चीजें तुम लिख सकते हो, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? बिल्कुल। मतलब आसान है ये, सारी बातें हो गई। अब एक बात लास्ट कहो तो बता दें, लेकिन उस पर सवाल आने के चांसेस सिर्फ एडवांस लेवल पर। एक छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात, वो मैं चाह रहा हूं तुम्हारे सामने रख दूं। अब अगर कहो तो बता दूंगा। अगर सवाल आया तो सिर्फ एडवांस लेवल पर पूछा जा सकता है। बहुत छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है, 2 मिनट की। अगर कहो तो वो दे दी जाए, और नहीं तो कोई बात नहीं है। जिस तरह से कहा गया था थर्मो की हेडिंग डलेगी, तो आज थर्मो की हेडिंग जरूर डलेगी। एक कह रहा बता दीजिए, एक कह रहा रहने दीजिए सर, एक कह रहा नहीं सर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करिए। मुझे नहीं समझ आ रहा थर्मोडायनेमिक्स इतना प्यार क्यों है। गजब आदमी हो। आज सलीम सर से भी बात हुई थी। सलीम सर कह रहे हैं कि वो क्लास लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की क्लास जो है वो आगे आने वाले हफ्ते में शुरू करेंगे। तो मैं थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है, वैसे तो मैं थर्मोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा अभी, वो जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है उसमें सर ने भी बोला है, सलीम सर ने भी बोला है कि आप जो है बच्चों को ये बता दीजिएगा कि ये वर्क डन ग्राफ के कैलकुलेशंस, वर्क डन कैलकुलेशंस ये सारे फिजिक्स में ही कराए जाते हैं, फिजिक्स में डिटेल में करा दिए जाएंगे। हालांकि मैं अपनी तरफ से फिर भी सारे प्रोसेसेस के बारे में, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन कैलकुलेशन वगैरह उनके बारे में बात करूंगा। बट सवालों की प्रैक्टिस जो है वो फिजिक्स में ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर कार्नट साइकिल या एफिशिएंसी से रिलेटेड सारी बातें उन्होंने खुद कहा है कि वो अपने ही सिलेबस में कराते हैं। ठीक, तो चलिए, एक आदमी कह रहा है कि चलिए बता ही दीजिए, तो लीजिए फिर बता ही देते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो ये, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी in terms of R in this given closed packed unit सेल। चलिए ठीक है सर, ये आपको यूनिट सेल दे रखी, दिस इज द यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है मेरी। दिस इज सी एंड द रेडियस ऑफ द बॉल इज आर। बताओ। हाँ शिवम, राजवंश सर से भी बात कर ली, राजवंश सर से भी बात की है। ये एक्चुअली फिजिक्स में ही होता है, तो राजवंश सर भी यही कह रहे हैं सर ये सारे वर्क डन वाला हम एक्चुअली कराते वही फिजिक्स वाले। केटीजी आते हैं, केटीजी हम लोग कर चुके हैं, तुम्हें पता होगा। केटीजी दोनों बैचेस में, 1 और 2 दोनों बैचेस में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। प्रेशर कैसे निकलता है, उसका डेरिवेशन, फलाना धमाका, जो भी कुछ बकवास है वो केटीजी वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। प्लस जो वर्क डन कैलकुलेशन है जो वो फिजिक्स में कराते हैं, वो सिर्फ एक्चुअली वही कराते हैं। तो सीपीसीवी के कैलकुलेशंस, मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेट करके सीपीसीवी कैलकुलेट करना वगैरह वगैरह, सिर्फ वही पोर्शन ही वो लोग कराते हैं। तो हमारे लिए इतनी टेंशन की बात नहीं है। दोनों लोगों से बात हो गई, सब लोग बढ़िया है भाई। अब हाँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई है, तबीयत ठीक हो रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे, कोई इशू नहीं।
वन में केटीजी नहीं हुआ है, वन में केटीजी नहीं हुआ है। अबे गैशियस स्टेट तो पढ़ लिया तुमने, केटीजी का बढ़िया डेरिवेशन क्यूब व्यू बना के मोमेंटम आगे का कितना और लौटने वाला कितना, चेंज इन मोमेंटम, फिर पर सेकंड मोमेंटम चेंज, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर बार। इससे पहले कि जान निकाल ली जाए, इससे पहले कत्ल हो जाए, सब लोग जल्दी से बता दे कि ये कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। 2 वाले भी कर चुके, 2 वालों को तो मैंने ही कराया, झूठ तो वो बोल ही नहीं सकते, समझ बात को। 1 वाले भी केटीजी में ये बात कर चुके हैं, 1 में नहीं हुआ है। हाँ मतलब 2 वाले करा चुके हैं, मतलब 2 में हमने कर लिया है, 1 में भी तो फिर वो केटीजी सलीम सर कराएंगे ही कराएंगे, है ना। तो केटीजी फिजिक्स में कराया जाएगा, तब कर लेना तुम, ठीक। बहरहाल तो आप जल्दी से मुझे बता दो कि ये जो सवाल है, इस सवाल के बारे में छोटी सी सवाल ये पूछा गया है कि ये खूबसूरत सवाल है। इस सवाल में जो यूनिट बनाई गई है, मैं यूनिट तुम्हें दिखा दूं, दिस इज 60 डिग्री। बस सर ये सवाल अब खत्म हो गया सर, अब बैंड बज गई हमारी, बिकॉज हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आप जानना क्या चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये जो बॉल है, सेंटर में जो बॉल रखी, बॉडी के सेंटर में, इस बॉल से बेस की हाइट कितनी है ये निकालना है, ठीक। ये सी निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर। और ये कह रहे हैं कि ये एक यूनिट सेल है जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है और ऑब्वियसली दूसरा वाला एंगल 120 डिग्री होगा। तो ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल को आप अपने आप समझ लीजिएगा और मुझे बताइएगा इस बॉडी सेंटर से इस एज के बीच की दूरी, यानी बेस से इस बॉडी सेंटर की हाइट कितनी है, मुझे बताइए। अब सर ये तो कर ही नहीं सकते आप, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें तो ये यूनिट क्यूब दिखती नहीं, दिस इज नॉट अ क्यूब। और अगर ये क्यूब नहीं है तो सर ये क्या आपने लिख दिया? आपने लग रहा है सवाल ही गलत पूछ लिया सर, ये सवाल ही गलत है। आपने अगर ये लिख दिया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ आर इन दिस गिवन क्लोज पैक्ड यूनिट, अरे सर सब गड़बड़ हो गया। क्योंकि जितना मुझे आपने बताया है वो ये है कि क्लोज पैक्ड यूनिट्स जो है आपके पास पूरे सिलेबस में, एक तो सीसीपी है और एक एचसीपी है सर। यही 2 क्लोज पैक्ड यूनिट है जो आपने पढ़ाई थी, इसके अलावा और कोई यूनिट पढ़ाई नहीं गई। तो जब यही क्लोज पैक्ड यूनिट हमारे सिलेबस में है तो ये कौन सी यूनिट आपने बना दी? ये तो बॉडी सेंटर लगती है सर, बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर इज नॉट क्लोज पैक्ड। और बॉडी सेंटर यूनिट सेल वो भी क्यूबिक हमने पढ़ी है, वो हमारे सिलेबस में है। दिस इज नॉट अ क्यूब। इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। ये इंफॉर्मेशन तुम्हें देनी थी, इसलिए ये सवाल बनाया गया है। और इस सवाल को एक खूबसूरत बात समझनी है, और आप ये मानिए कि अगर जेई ने एक अच्छे सवाल बनाने की सोची इस बार सॉलिड स्टेट पर, तो एडवांस लेवल पर आपको इससे मिलता कॉन्सेप्ट मिल सकता है कि ये एक क्लोज पैक्ड यूनिट सेल है और वो यूनिट सेल तुमने पढ़ी है, क्योंकि ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये एचसीपी का एक पार्ट है, बहुत बढ़िया। जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है, बिल्कुल सही समझ में आई है, ये हेक्सागन का ही एक पार्ट है। मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं। ये जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल, तुमने जो हेक्सागन पढ़ा है वो हेक्सागन भी तुम्हें दिखाऊंगा, और मैं जिस यूनिट सेल की, या ये सवाल जिस यूनिट सेल की बात कर रहा है, आप उसको भी एक बार समझने की कोशिश करिएगा। ये सवाल जिस हेक्सागन की बात कर रहा है या जिस यूनिट सेल की बात कर रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। जल्दी से देखना, ये आपका हेक्सागन का सेकंड लेयर, सब लोगों को ये याद आ रहा होगा, ये हेक्सागन का सेकंड लेयर, ठीक है। अच्छा, अब आप इसी के अंदर एक हेक्सागन भी बना लीजिएगा, ठीक है सर। इसके अंदर एक हेक्सागन भी बना लेते हैं। अब इसी के अंदर मैंने एक हेक्सागन भी बना लिया, ये हमारा सेकंड लेयर तैयार हो गया, और इसी के अंदर मैंने एक हेक्सागन बना लिया। ये लीजिए, हेक्सागन तैयार हो गया। ये मेरा हेक्सागन, कोई भी ले लेते हैं। यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, और यहां से यहां। ये मेरा हेक्सागन तैयार हो गया। ये मेरा हेक्सागन, मेरे हिसाब से हेक्सागन का यूनिट सेल यही होना चाहिए, हेक्सागन जैसा। आप इसके 3 टुकड़े कर दीजिए, वही यूनिट तैयार हो जाएगी। जरा समझना, ये जो मैंने अब तुम बताओ जरा, किसी भी एक हिस्से को ले लेते हैं। कितना है ये एंगल? कितना है ये एंगल? दिस इज 60 डिग्री। सर ये समझ में आया, ये हेक्सागन का एक यूनिट सेल का एक टुकड़ा आपने लिया है। यानी आप जिस यूनिट की बात कर रहे हैं वो यूनिट एक्चुअली, वो ये जिस यूनिट की आप बात कर रहे हैं वो ये हिस्सा है। सर यही पूरी यूनिट का, उस हेक्सागन यूनिट सेल का एक हिस्सा है, इसलिए ये क्लोज पैक्ड यूनिट मानी जाएगी। और इस क्लोज पैक्ड यूनिट में जिस डिस्टेंस की तुम बात कर रहे हो, जरा समझना, ये जो 4 एटम्स है मैं तुम्हें दिखाता हूं, और ये बीच वाला एटम भी तुम्हें दिखाता हूं। अब जरा देखना, ये जो 4 एटम्स वहां पर बनाए गए हैं व्हाइट वाले, वो 4 एटम्स तुम्हें दिखाता हूं, इस यूनिट के 4 एटम्स। ये देखिए, ये कॉर्नर एटम ये है, सब लोग एक बात समझना, एक कॉर्नर एटम ये, ठीक है। एक कॉर्नर एटम ये, दूसरा कॉर्नर हो गया, ये दूसरा कॉर्नर एटम। एक कॉर्नर एटम ये,
एक ये कॉर्नर एटम और एक कॉर्नर एटम ये 4 कॉर्नर एटम्स हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये हैं वो 4 कॉर्नर एटम्स, 1 2 3 और 4। और ये कौन सा है जरा वो दिखाता हूं मैं तुम्हें, बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। इसके बारे में बात करता हूं, ये कौन सा है ये देखिए जरा। ये है वो जो येलो वाला है, वो येलो वाला जरा समझना। उस येलो वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो एक येलो का हिस्सा ये है, ये एक येलो बॉल का हिस्सा है। अब जो हिस्सा कट गया, आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा इस यूनिट से कट रहा है, इसी तरह से ये वाला हिस्सा भी इस यूनिट से कट रहा है नीचे की तरफ, ये देखिए ये भी कट रहा है, और ये कहीं और से अंदर आ रहा है। आप देखिए जरा, ये देखिए जो हिस्सा कट गया वो कहीं और से अंदर आ रहा है। ये देखिए सर, यहां से आ रहा है और यहां से अंदर आ रहा है। यानी अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो येलो पूरा है लेकिन कटा कटा है। यानी समझ रहे बात को, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये तीनों मिलके एक पूरी येलो बॉल बन रही है जो यहां दिखाई जा रही। तो समझना, ये पूरी येलो बॉल एक्चुअली कट कर तैयार हुई है लेकिन है वन। मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो यूनिट सेल आपने बनाया है, ये इस हेक्सागन का यूनिट सेल माना जा सकता है। एचसीपी पैकिंग का या हेक्सागन क्लोज पैकिंग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट रिपीट हो रही है, वो एक्चुअली ये यूनिट है जो दिखाई जा रही। सब लोग समझना इस बात को, सब लोग इस बात को समझो। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कभी मुझसे कभी कोई पूछे कि हेक्सागन की यूनिट सेल कितने के अंदर इफेक्टिवली कितने एटम्स होते हैं, तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी रैंक जो है वो 2 बोली जानी चाहिए, बिकॉज इसके 3 हिस्से किए गए। आप इस पूरी हेक्सागन की जब रैंक निकालेंगे, इस पूरी हेक्सागन की जब रैंक निकालेंगे तब तो 6 आती, मानते हो? लेकिन अगर इसके 3 हिस्से कर दिए जाएं तो हर हिस्से की रैंक कितनी होगी? हर हिस्से की रैंक 2 होगी। एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। आप समझिए, किसे कहते थे यूनिट सेल? यूनिट सेल कहते थे एक ऐसा हिस्सा जो लगातार रिपीट कर रहा है। सर यही वो हिस्सा है जो लगातार रिपीट कर रहा है, और अगर ये लगातार रिपीट कर रहा है तो इसकी यूनिट सेल ये होनी चाहिए। तो आपने इसकी यूनिट सेल को हेक्सागन जैसा क्यों माना था? ताकि मैं रैंक आसानी से निकाल सकूं, ताकि मैं हाइट आसानी से निकाल सकूं। मेरी बात समझो, वो आसानी के लिए मैंने एचसीपी यूनिट सेल को एक हेक्सागन जैसा कंसीडर किया, जबकि एक्चुअली तो हेक्सागन की यूनिट सेल ये होनी चाहिए जिसकी रैंक 2 निकल के आनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा, अगर जेई के पेपर में सवाल आता है और वो कहता है कि हेक्सागन की यूनिट सेल की रैंक क्या होती है और 6 एक भी ऑप्शन नहीं, तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे समझ जाएंगे ये बोनस है, क्योंकि इसकी रैंक तो 6 होती है जबकि उसका एक ऑप्शन 2 भी है। तो तुम 2 टिक करके आ जाना, क्योंकि हेक्सागन की यूनिट सेल की रैंक 2 भी हो सकती है, कंसीडरिंग दिस पाइप और दिस सिस्टम टू बी अ यूनिट सेल। सब लोग समझो इस बात, कुछ समझ पा रहे हो सब लोग? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? सब लोग इस बात का ध्यान रखना, बहुत सीधी बात कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टी सीधी बात नहीं कर रहे हैं। अगर 6 ऑप्शन है तो 6 टिक कर देंगे। मुझे नहीं पता कि क्या आंसर होगा, क्या वो सच मानता है, बट मेरी अपना मानना यही है कि अगर वो सवाल अच्छा बनाना चाहता है तो हेक्सागन की यूनिट सेल को ये एक पाइप कंसीडर किया जा सकता है, ये एक हिस्सा कंसीडर किया जा सकता है, और इस हिस्से की जो रैंक है वो 2 निकल के आनी चाहिए। क्यों नहीं माना गया ये वाला रैंक, क्यों ये वाला यूनिट सेल? क्योंकि रैंक निकालने में बड़ी तकलीफ होगी। आप समझिए, मैं रैंक निकाल के दिखा सकता हूं 2 आएगी, तुम भी निकाल सकते हो इफेक्टिव एटम्स को कंसीडर करके, लेकिन ये निकालना बड़ा मुश्किल है। इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इस व्हाइट वाले का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, बीच वालों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बड़ा मुश्किल सा लगता है, पासवर्ड बड़ी खिचड़ी सी लगती है। इसलिए उन्होंने कहा यार सिंपल कर लो, एक हेक्सागन ले लो, यूनिट सेल, आसान हो जाएगी जिंदगी। उस आसानी के चक्कर में मैंने हेक्सागन यूनिट सेल को, हेक्सागन क्लोज पैकिंग की यूनिट सेल को हेक्सागन कंसीडर किया, जबकि एक्चुअली सबसे स्मॉलेस्ट चीज जो रिपीट हो रही है वो ये पाइप है, ना कि वो पूरा हेक्सागन। बात समझ रहे हो सब लोग? तो अब तो सवाल क्लियर हो गया। तुमसे मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा है तुमसे, सर इस व्हाइट लेयर से, ये व्हाइट लेयर है, इस व्हाइट लेयर से येलो लेयर की दूरी, अरे सर व्हाइट से येलो की दूरी तो h/2 के बराबर होती है। सर दिस इज हाइट का हाफ, नो डाउट दिस इज h/2, और हम सब जानते हैं h/2 की वैल्यू तो जो c लिखी गई है वो 2r√2/3 होती, क्योंकि हेक्सागन की हाइट
4r√2/3 होती है। सर ये आंसर कोई भी लिख सकता था, लेकिन उसको सिर्फ ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई साहब हेक्सागन की यूनिट बना के दी गई है, दिस इज अ यूनिट सेल ऑफ हेक्सागन। क्योंकि बच्चों को ये लगता है ये बीसीसी है, ये बीसीसी नहीं है, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, बीसीसी में क्यूब होता है, ये 90 डिग्री होना चाहिए, जबकि ये तो सिर्फ 60 डिग्री। इसका मतलब ये तो क्लियर है सर, ये मेरा सुना हुआ आदमी तो नहीं लगता, लेकिन अगर समझदारी से देखा जाए तो ये उसी हेक्सागन का एक हिस्सा, क्योंकि इस सवाल में जो अच्छा स्टेटमेंट था दैट वाज क्लोज पैक्ड यूनिट। बहुत सारे बच्चे यहीं पर हथियार डाल देते हैं कि क्लोज पैक्ड यूनिट तो क्यूबिक क्लोज पैक होता है और हेक्सागन होता है, क्यूबिक है नहीं, हेक्सागन ये दिखता नहीं, तो इसका मतलब ये सवाल गलत है। और जो समझदार है वो समझ जाता है ना ना ना, ये क्यूबिक क्लोज पैक तो नहीं है, लेकिन ये हेक्सागन यूनिट सेल का एक हिस्सा है जिसको यूनिट सेल कंसीडर किया जा सकता है, जिसके अंदर इफेक्टिवली दो एटम्स हैं, जिसमें बेस और येलो लेयर की बीच की दूरी पूछी गई है। यानी आपको ए लेयर और बी लेयर के बीच की दूरी निकालनी है, और तुम्हें याद होगा ए से बी लेयर की दूरी हाइट का आधा होती है, और हाइट 4r√2/3 होती है, एंड दिस विल बी 2r√2/3। क्लियर? प्रखर थर्मो आज होगा ही होगा प्रखर, हेडिंग तो डलेगी ही डलेगी। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर, आज की हेडिंग डाल देते हैं। मेरे हिसाब से अब इसके अंदर जो पोर्शन बचता है दैट वाज डिफेक्ट्स। तुम बहुत ज्यादा डिफेक्टिव हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो तुम्हें डिफेक्ट्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। एनसीईआरटी से डिफेक्ट्स पढ़ लेना, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है। एक तो पहली बात, गजब आदमी हो यार तुम, तुम्हारे पास एनसीईआरटी नहीं, ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एनसीईआरटी डाउनलोड करके एनसीईआरटी की ये लाइनें जरूर पढ़ लेंगे, बात समझ लो मेरी, बिना उसके बिल्कुल बेकार है। जिस बच्चे के टेबल पर एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की किताब नहीं है वो तो बिल्कुल ही लल्लू आदमी, आप समझिए। एनसीईआरटी एक रेफरेंस बुक होती है, ग्रंथ है जो जरूर आपके बगल में होना जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री में उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हर चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। एक बार ऐसे फड़ 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 कर लिया, खत्म हो गई बात, समझ लो बात को, एक बार पढ़ लिया ऐसे तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिलवाती है वो किताब। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी अच्छी किताब मानी ही जाती है। देखो तुम समझो, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे सवाल आ जाएंगे या उससे तुम कुछ बहुत कमाल सीख जाओगे। तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ सिखाया गया जो एनसीईआरटी से हटकर मतलब एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो एनसीईआरटी में नहीं, बट एनसीईआरटी एटलीस्ट आपको एक रास्ता दिखाती, भाई ऐसा है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेना बेटा, समझ लो बात को। ऐसी भाई जरा समझ लो sp3d क्या होता है, आपने बता दिया। वो डी कौन सा है, अब उसका शेप क्या है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए और एक कॉन्फिडेंस के लिए, तो हर बच्चा एनसीईआरटी को पढ़कर ये डाउट्स, ये डिफेक्ट्स कर सकता है। ठीक है, ये चलिए अब आप अपने काम पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये, मैंने कहा था ना हेडिंग तो डलेगी आज। कितने बजे तक उनकी 6:30 से, मेरी 6:30 तक चलती है ना, उनकी कितने बजे है? उनकी भी 6:30 से, तो क्या तो 5-7 मिनट रुक जाएंगे। ठीक, तो अब यहां से आते हैं, आप जरा सा एक पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। आप वो ये है कि तुम जब छोटे थे तो तुमने एक रिएक्शन लिखी थी। अब देखो फिर वही है कि मैं प्रयास 2 वालों के साथ तो मुखातिब हूं, प्रयास 1 वालों भी नहीं भी ये काम किया है, बिल्कुल सीधी सी बात है। जब हम छोटे थे तो हमें एक रिएक्शन पढ़ाई गई थी, 2a + 3b गिव्स 4c, ऐसे करके एक मोल कॉन्सेप्ट में, समझ लो बात को। जब हम छोटे थे तो जब हम छोटे थे हमें एक रिएक्शन पढ़ाई गई थी जिसमें लिखा गया था कि 2a + 3b गिव्स 4c, a के 2 मोल, b के 3 मोल के साथ जोड़कर c के 4 मोल बनाएंगे। अगर हमारे इतने तो तुम्हारे इतने, हम इतने तो तुम इतने, तुम आधे हम तो चौथाई, हम लिमिटिंग रिएजेंट तुम एक्सेस रिएजेंट, वगैरह वगैरह, वही बकवास एनालिसिस जो मोल कॉन्सेप्ट का बेस होती। ठीक है, अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं, आज इसी रिएक्शन को पढ़ने का तरीका बदल जाएगा और हमारा चैप्टर बदल जाएगा और वो सीधा सीधा थर्मोकेमिस्ट्री में स्विच कर जाएंगे। आज सिर्फ एक तरीका होगा इस रिएक्शन को पढ़ने का, अगर ए के 2 और बी के 3 मोल मिलकर सी के 4 मोल बनाते हैं तो इस प्रोसेस में कितनी हीट का लेन देन हो रहा है, एंड दैट इज
डेल्ट विद थर्मोकेमिस्ट्री। समझिए बात को, यानी बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप यह बता रहे हैं कि ए के कितने मोल के साथ मिलकर कितने सी के मोल बनाएंगे, तो दैट वाज मोल कॉन्सेप्ट जो आप पहले कर चुके हैं। लेकिन अगर आप यह बताना चाहते हैं कि इस ए के 2 मोल बी के 3 मोल के साथ जुड़ने से जो सी के 4 मोल बने, इस पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी का लेन देन हुआ, तो दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। मेरी बात समझ रहे हो? यानी मुझे सिर्फ यह इस थर्मोकेमिस्ट्री में डिस्कस करना है कि इस पूरे खेल में कितनी एनर्जी का लेन देन चल रहा है, क्योंकि जितनी एनर्जी का लेन देन चल रहा होगा वही हमारी इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाए। यानी सीधी सी कहानी है, आज आपके सामने पहली एक इंफॉर्मेशन आ रही है एंड दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन। मैं अभी नेक्स्ट पेज पर उसकी डेफिनेशन भी लिख के दे दूंगा तुम्हें। हीट ऑफ रिएक्शन, और हीट ऑफ रिएक्शन सिर्फ कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये बताने जा रही है कि कितनी हीट का लेन देन चल रहा है। समझ रहे हैं? यानी जब ए के 2 मोल बी के 3 मोल के साथ जुड़कर सी के 4 मोल बनाएंगे, तो इस पूरे प्रोसेस में कितनी हीट का लेन देन होगा, दैट विल बी हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? बिल्कुल सीधे, इसमें कहीं कोई कलाकारी नहीं है, बहुत सीधी सी इंफॉर्मेशन है और वो आपके सामने ये लिखी गई। यानी इट इज डिफाइंड, अगर मैं डेफिनेशन लिख के दे दूं तुम्हें, तो ये बड़ी सीधी सी एक डेफिनेशन है, सब लोग इस डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे। और वो डेफिनेशन ये कहती है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड when reacting species as represented by a balanced chemical equation have completely reacted। और अल्टीमेटली जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, तो हीट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने का सिर्फ एक तरीका है मेरे पास। हालांकि मेरे पास 2 तरीके हैं, अभी के लिए सिर्फ एक तरीका है कि जो भी रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन इंथैल्पीज को यूज करके आप हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। यानी अगर आपके पास वही रिएक्शन होती, कौन सी जो अभी आपने लिखी थी, 2A + 3B gives 4C, तो इस रिएक्शन में जितनी भी हीट का लेन देन हो रहा है, अगर आप वो निकालना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एक ही तरीके से निकल सकता है, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी प्रोडक्ट साइड की फॉर्मेशन इंथैल्पी को रिएक्टेंट साइड की फॉर्मेशन इंथैल्पी से सबट्रैक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट साइड में कौन है? 4 इंटू फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ सी माइनस 2 इंटू फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ ए प्लस 3 इंटू फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ बी। आप मुझे सवाल में इन सब लोगों की फॉर्मेशन इंथैल्पीज दे दीजिए, मैं यहां पुट करके आपको आंसर निकाल के दे दूंगा। ये फॉर्मेशन इंथैल्पीज पर मोल होती हैं। अगली स्लाइड में ये सारी बातें कल डिस्कस की जाएंगी। मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं, ये पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में मैं तुम्हें 4 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर तुम वो 4 पॉइंट्स याद करोगे तो तुम्हें जबरदस्ती की इक्वेशंस बना बनाकर पहली इक्वेशन को दूसरे से घटाओ, दूसरे को तीसरे के साथ जोड़ो और उसके बाद नेट इक्वेशन तैयार करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ 4 बातें याद करेंगे, उन 4 बातों को याद करके बहुत सारे सवाल बिना इक्वेशंस को जोड़े घटाए आराम से निकाले जा सकते हैं। जबकि तुम्हें पता है इस तरह के सवालों में तमाम इक्वेशंस लिखी जाती हैं, फिर यह कहा जाता है किसको किसके साथ जोड़ना है, किसको किसके साथ घटाना है, और फिर उनके डेल्टा एच को आपस में एडजस्ट किया जाता है। कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ 4 बातें याद करेंगे, आपको ये सारी चीजें आसान लगेंगी। लेकिन अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इतना है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट का जो लेन देन है वो डिसाइड किया जाएगा। वो लेन देन 2 तरीकों से निकाला जाता है। अभी के लिए सिर्फ पहला तरीका, फॉर्मेशन इंथैल्पीज के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन इंथैल्पीज को रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन इंथैल्पीज से सबट्रैक्ट करके आप उस रिएक्शन की हीट और कंटेंट निकाल सकते हैं। सवालों में फॉर्मेशन इंथैल्पीज गिवन होंगी, सीधे माइनस करो, फट से आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। एक तरीका खत्म, आधा थर्मोकेमिस्ट्री खत्म। आप समझिए, मैं 4 बातें बताऊंगा, अभी मैंने एक भी बात नहीं बताई है। अगली क्लास में हम 4 बातों से बातें स्टार्ट करेंगे और आपके सामने एडवांस लेवल के सवालों को डिस्कस करेंगे। जो उन 4 बातों को ध्यान रखेगा उसके लिए सवाल आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो आज इतना ही करते हैं, क्योंकि शुरुआत करनी थी तो आज मैंने सिर्फ शुरुआत की है। तो अगली क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसी पोर्शन को थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।